नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें 2 चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। और इसलिए जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है, वो फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। आप जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड की भी कोडिंग कर सकते हैं और उसी जावास्क्रिप्ट से आप बैक एंड की भी कोडिंग कर सकते हैं। बट वो आप पर डिपेंड करता है कि आप प्योर जावास्क्रिप्ट यूज़ करके फ्रंट एंड बनना चाहते हो या आप किसी फ्रेमवर्क को यूज करना चाहते हो जो जावा स्क्रिप्ट को यूज करता हो। ऐसे बहुत से फ्रेमवर्क हैं जो जावा स्क्रिप्ट को फुली सपोर्ट करते हैं, जैसे एंगुलर है, रिएक्ट है, व्यू है, एम्बर है। ऐसे बहुत से फ्रेमवर्क्स होते हैं जो जावा स्क्रिप्ट को फुली सपोर्ट करते हैं और इन फ्रेमवर्क के थ्रू आप फ्रंट एंड की कोडिंग कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूं आपके बैकएंड की कि आप बैकएंड कैसे कर सकते हो, तो आप उसी जावा स्क्रिप्ट को यूज करके आप बैकएंड की भी कोडिंग कर सकते हो। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम जावा स्क्रिप्ट को यूज करके कैसे हम बैकएंड की कोडिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप बैकएंड की कोडिंग करोगे यूजिंग द जावा स्क्रिप्ट, तो सेम ही सिंटेक्स आपको वैसे ही यूज करने पड़ेंगे, या सेम ही प्रॉपर्टीज या सेम मेथड या सेम फंक्शंस जो मैंने अपनी वीडियोस में बताए हैं वो सेम टू सेम आपको वैसे ही यूज करने हैं। ऐसा कुछ भी डिफरेंट आपको नया यूज नहीं करना पड़ता जब आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बैकएंड का कोड लिखोगे। ठीक है दोस्तों। बट अगर आपने मेरी जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट पे वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप जाके मेरी जावा स्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट है उस पे जो है वीडियोस हैं वो आप देखिए, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे ना वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जो वीडियोस बनाई है बहुत ही बेसिक से हायर बनाई है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जो आज का वीडियो है वो हमारा बैकएंड से रिलेटेड है कि हम जावा स्क्रिप्ट को यूज करके कैसे अपना सर्वर या कैसे अपनी एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए ना मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नोड जेएस, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी। ये जो चीजें होती है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एपीआई को क्रिएट कर रहे हो थ्रू द जावा स्क्रिप्ट। तो अगर आप बिगनर्स हो तो आपको इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप जावा स्क्रिप्ट को यूज करके आप एक बैकएंड की एपीआई बना सकते हो और आप उस एपीआई को अपने कोड में यूज भी कर सकते हो। और मैं ये वीडियो इसलिए आपके लिए आया हूँ क्योंकि आप ऐसे बहुत से सिनेरियो फेस करते होंगे कि आपके पास फ्रंट एंड का कोड तो है बट आपके पास एपीआईज नहीं है जिसके थ्रू आप वो इम्प्लीमेंट कर सको। जैसे CRUD ऑपरेशंस हो गए या आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो आपके पास कोई ऐसी एपीआईज होनी चाहिए जिससे आप गेट कर सको डेटा को, पोस्ट कर सको डेटा को, या अपडेट कर सको डेटा को, या आप किसी लिस्ट को डिलीट कर सको। बट आप फ्रंट एंड से तो डिजाइन कर लेते हो बट वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास कोई एपीआई नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे अपनी खुद की एपीआई बना सकते हो और उन एपीआई को कैसे आप अपने फ्रंट एंड में यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपना एक इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। राइट दोस्तों, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप मेरे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपने ब्राउजर से node.js को इंस्टॉल करेंगे। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नोड को इंस्टॉल करना है, राइट। तो आप सर्च करोगे गूगल पे नोड जेएस। आप जैसे ही नोड को सर्च करोगे गूगल पर, तो आपको यहाँ पर सबसे पहला लिंक मिलेगा नोड जेएस ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। ये ऑफिशियल साइट होता है नोड का। तो आप इस नोड डॉट जेएस के लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से एक यूआई दिखाई देगा और यहाँ पर आपको एक दिखेगा एलटीएस वर्जन और एक दिखेगा वो करंट वर्जन। बट आप ये करंट वर्जन नहीं डाउनलोड करिएगा क्योंकि ये बीटा वर्जन होता है और इस पे जो टेस्टिंग चलती रहती है, इस वजह से इसमें चांसेस होते हैं कुछ बग होने के। बट आप हमेशा एलटीएस वर्जन यूज करिएगा क्योंकि ये हमेशा स्टेबल वर्जन होता है और इसके जितने भी बग होते हैं वो फिक्स होने के बाद रिलीज होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको इस पे ऐसे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो नोड होगा वो डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पे नोड इंस्टॉल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो है मेरे सिस्टम पे नोड इंस्टॉल है। बट आप इसे जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। बट एक यही नोड होता है जो मेरे बैकएंड को फुली सपोर्ट करता है, क्योंकि जो हमारा नोड होता है ना वो रन टाइम इन्वायरमेंट होता है जो पूरी तरह से जावा स्क्रिप्ट को यूज करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नोड को इंस्टॉल करना है और नोड को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको एक और चीज इंस्टॉल करनी है, वो है हमारा मोंगोडीबी कंपास। मोंगोडीबी कंपास एक यूआई फीचर है मोंगो का। मोंगो क्या है, मोंगो एक तरह से हमारा सर्वर है जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे। दैट मीन्स कि वो एक हमारा डेटा बेस है।
तो और इसी MongoDB को ही हम यूज करके अपनी एपीआईज को क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स कि मैं एपीआईज के थ्रू ही अपने डेटा को MongoDB में स्टोर करूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें अपने डेटा को स्टोर करने के लिए कोई कंटेनर चाहिए होता है। अब वो कंटेनर हमें कहाँ से प्रोवाइड होगा? वो हमें कंटेनर प्रोवाइड होगा डेटाबेस से। ठीक है, किसी डेटाबेस में ही हम जाके अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो हमें प्रोवाइड करता है MongoDB। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा MongoDB को। तो उसके लिए हम डाउनलोड करेंगे MongoDB का एक यूआई फीचर जिसको हम बोलते हैं MongoDB कंपास। ये MongoDB हमें प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे MongoDB कंपास। आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैंने MongoDB कंपास सर्च किया तो आपको यहाँ पे सबसे पहला लिंक मिल गया MongoDB कंपास। राइट, तो आप जैसे ही इस MongoDB कंपास पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो MongoDB कंपास। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे तो एक एमएसआई मिलेगा और एक जिप मिलेगा। आप एमएसआई पे क्लिक करके यहाँ से जो है MongoDB को डाउनलोड कर लो। और MongoDB कंपास को डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लो। ठीक है दोस्तों, इंस्टॉल के जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत सिंपल होता है। बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है, कुछ भी सर्वर सेटअप नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास दो चीज इंस्टॉल हो चुकी है। एक है नोड और दूसरा है MongoDB कंपास। और MongoDB कंपास का जो यूआई होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये MongoDB कंपास है। ठीक है, तो आप इस यूआई में देख रहे होगे कि आपको यहाँ पे एक कनेक्शन दिखाई दे रहा होगा। ये आपका एक बॉक्स है यूआरआई। तो आपको यहाँ पे एक यूआरआई सेक्शन दिख रहा है। इसी यूआरआई सेक्शन के थ्रू जो होता है हमारा डीबी कनेक्ट होता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कोड करूंगा और उस कोड के थ्रू मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि हम MongoDB को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने कोड में। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको सबसे पहले क्या नीड है। मैं फिर से बताता हूँ कि आप सबसे पहले node.js को इंस्टॉल करोगे। ठीक है, वो भी स्टेबल वर्जन को। उसके बाद आप MongoDB कंपास डाउनलोड करोगे। इस MongoDB कंपास के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसे वन टू वन उसे कंप्लीट करोगे। जब MongoDB कंपास इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास एक ऐसा GUI दिखेगा। फिर इस GUI में सबसे पहले आपको एक न्यू कनेक्शन हेडर दिखेगा। उस न्यू कनेक्शन के थ्रू हम अपने एक यूआरएल ऐड करेंगे। उस यूआरएल के थ्रू हम कनेक्ट हो जाएंगे MongoDB से। आई होप दोस्तों आपको ये सब समझ में आ गया होगा। राइट, अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे और वहां पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे मेरा VS कोड दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इस VS कोड का जो इनबिल्ट टर्मिनल होता है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा इनबिल्ट टर्मिनल है इस VS कोड का। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक कमांड चलाना है npm init का। अब आप कहोगे कि npm क्या होता है? npm होता है नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, और ये नोड पैकेज मैनेजर हमें कौन प्रोवाइड करता है? नोड करता है। राइट, इसीलिए मैंने आपको node.js इंस्टॉल करवाया है। ये जो पूरा पैकेज होता है ना नोड का, ये हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कमांड चलाऊंगा npm init। इस npm init से मेरे पास एक पैकेट डॉट जेसन क्रिएट होगा और इस पैकेट डॉट जेसन में कुछ मेरी कॉन्फ़िगरेशन होंगी। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि npm init को हम कैसे सेटअप करते हैं। मैंने यहाँ पे कमांड चलाया npm init। राइट, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये कमांड दिखाई दे रहा होगा जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है npm init। राइट, अब मैं यहाँ पे जैसे ही इंटर करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहला पूछता है कि आप पैकेज नेम क्या देना चाहते हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप पुराने पैकेज नेम को ही रखो या तो आप नए पैकेज नेम दे दो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इंटर मारा तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे दे रहा है कि पैकेज नेम क्या है। अगर आप यहाँ पे पैकेज नेम कुछ देते हो तो ये जो डिफॉल्ट पैकेज नेम है इसको राइट कर देगा। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे इंटर कर दोगे बिना कोई नेम दिए तो जो डिफॉल्ट पैकेज नेम है इसको ही ले लेगा। तो मैं यहाँ पे कोई पैकेज नेम दे देता हूँ। मेरा पैकेज नेम होगा नोड MongoDB। उसके बाद यहाँ पे वर्जन का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप यहाँ पे एंटर कर दो। उसके बाद यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप एक डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट डाल दो कि आप किसके रिलेटेड ये प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नोड डॉट जेएस रेस्टफुल एपीआई विथ नोड डॉट जेएस एक्सप्रेस एंड MongoDB। फिर मैंने यहाँ पे एंटर किया। उसके बाद एक और ऑप्शन पूछता है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंट्री पॉइंट वो होता है जहां से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये सबसे पहला फाइल होता है, इसी फाइल से ही आपका पूरा प्रोजेक्ट रन होता है।
राइट दोस्तों, तो ऑलरेडी यहाँ पे डिफॉल्ट दिया हुआ है index.js, बट अगर आप इसको राइट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, जैसे ही मैं सर्वर दूंगा तो जो इंडेक्स डॉट जेएस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको वो रिप्लेस कर देगा। उसके बाद यहाँ पे एक और वैल्यू है टेस्ट कमांड। तो इस टेस्ट कमांड में आपको कुछ भी एडिट करने की जरूरत नहीं है, आप इंटर कर दो। इंटर के बाद यहाँ पे आता है गेट रिपोजिटरी। तो गेट रिपोजिटरी पे भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर से इंटर करोगे तो यहाँ पे कीवर्ड्स आते हैं। इस कीवर्ड्स में चाहो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगा कि कीवर्ड में वो लिखो जो आप इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हो। राइट, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ नोड डॉट जेएस। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक्सप्रेस। राइट, उसके बाद यूज करूंगा मैं मोंगो डीबी। मैं यूज करने वाला हूँ रेस्ट एपीआई। और मैं यूज करूंगा यहाँ पे नोडमोन। मैंने इंटर किया। अब यहाँ पे ऑथर पूछ रहा है तो आप यहाँ पे ऑथर डाल दो मेडिटेक। और नेक्स्ट हुआ लाइसेंस। तो इस लाइसेंस पे भी आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप एंटर मार दो। फिर यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि जो आपने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए जो अभी मैंने डेटा फिल किया है ना, वो इस फॉर्मेट में एक ऑब्जेक्ट बना के देता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको एक पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हुआ है। इस पैकेज डॉट जेसन की जो है वैल्यू ये है, और इसके अंदर जो है ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज है। राइट, तो अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैकेज नेम दिया था। राइट, उसके बाद वर्जन डिफॉल्ट, डिस्क्रिप्शंस मैंने ऐड किए थे, मेन ऐड कर दिया था सर्वर डॉट जेएस। उसके बाद ये जो कीवर्ड्स थे वो मैंने यहाँ पे ऐड किए थे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका ये ऑब्जेक्ट है ये ओके है, दैट मीन कि आप इसको एग्री करते हो। तो मैं कहता हूँ हाँ भाई मुझे ये एग्री है। तो मैंने यहाँ पे एस टाइप किया और एंटर कर दिया। ठीक है, जैसे ही एंटर करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे एक पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो चुका है। राइट, और मैं इस पे क्लिक करके दिखाता हूँ, ये सेम वही ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और आपको ये दिखा है, ये देखो क्या हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये पैकेज डॉट जेसन होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। राइट, अगर ये पैकेज डॉट जेसन डिलीट हो जाता है तो आप अपने प्रोजेक्ट को रन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी जो डिपेंडेंसीज है, दैट मीन जो आपने पैकेज इंस्टॉल किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, वो कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से पैकेज डॉट जेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। राइट दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप ये है कि अब हम यहाँ पे कुछ पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। और जैसे ही मैं कुछ पैकेज को इंस्टॉल करूंगा तो इस पैकेज डॉट जेसन में एक डिपेंडेंसीज नाम की प्रॉपर्टी बनेगी, और उस प्रॉपर्टी में मेरे जो पैकेजेस होंगे जाके सेव हो जाएंगे, और वो भी विथ वर्जन के साथ। और उसके बाद यहाँ पर एक नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर में वो सभी पैकेजेस होंगे जो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे मल्टीपल पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, तो मैंने यहाँ पे लिखा npm इंस्टॉल। सबसे पहला कौन सा पैकेज है, हमारा एक्सप्रेस पैकेज है। जो ये एक्सप्रेस पैकेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सप्रेस पैकेज के थ्रू ही हम बहुत से मेथड्स को यूज करेंगे अपने एपीआई को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैकेज है मंगूस। इस मंगूस के थ्रू ही हम मोंगोडीबी से कनेक्टिविटी बनाएंगे। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे मंगूस। और थर्ड पैकेज हमारा कॉर्स। ये जो कॉर्स ओरिजिन होता है ये बहुत ज्यादा एरर आता है, क्योंकि जो हमारे ओरिजिन होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते, तो कॉर्स के एरर्स आते हैं। ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए हमारे पास एक पैकेज होता है कॉर्स का। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे हाइफन सेव। अब जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कुछ यहाँ पे प्रोसेस होगा, और जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो यहाँ पे एक देव डिपेंडेंसीज नाम का एक प्रॉपर्टी बनेगी। उस प्रॉपर्टीज में जो ये हमारे पैकेजेस हैं वो जाके वहां पे सेव हो जाएंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा नोड मॉड्यूल्स का। तो यहाँ पे मैं इंटर किया और देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हम वेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मेरे सभी पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं, और यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, एक डिपेंडेंसीज नाम की प्रॉपर्टी क्रिएट हुई, और उस प्रॉपर्टी में हमारी जो है कुछ जो पैकेजेस थे वो यहाँ पे सेव्ड हो गए। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा। बट अगर मैं ये बताऊं कि नोड मॉड्यूल्स का काम क्या होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो नोड मॉड्यूल्स होता है ये जो होता है इस प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है। तो अगर आपने इस नोड मॉड्यूल्स को अपने इस प्रोजेक्ट से डिलीट कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं करेगा। तो अगर आपको इसको दोबारा इंस्टॉल करना होगा तो आपको यहाँ पे चलाना होगा npm इंस्टॉल कमांड। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये डिलीट हो गया। राइट, अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी नोड मॉड्यूल्स का पैकेज नहीं है, बट अगर आपको फिर से इंस्टॉल करना होगा तो आप यहाँ पे क्या कमांड चलाओगे, npm इंस्टॉल।
npm इंस्टॉल के थ्रू हमारे वो सभी पैकेजेस वापस से रिक्रिएट हो जाएंगे। और वो किसके रेफरेंस से क्रिएट होंगे? इस पैकेज डॉट जेसन के रेफरेंस से। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा पैकेज डॉट जेसन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पैकेज डॉट जेसन को डिलीट कर दिया, उसके बाद अगर आपने npm इंस्टॉल चलाया, तो आपका कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा और आपको एक एरर थ्रो कर देगा। तो मैं यहाँ पे चलाता हूँ npm इंस्टॉल, तो आप यहाँ पे देखोगे नोड मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, और वो सभी पैकेजेस के साथ हुआ है जो ऑलरेडी था। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि 87 पैकेजेस हैं, और लास्ट में जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था वहां पे भी 87। तो आई होप दोस्तों आपको इतना सेटअप समझ में आ गया होगा। ये हमारा सेकेंड स्टेप था, और इस स्टेप्स में हमने देखा कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमने इंस्टॉल किया node.js को, उसके बाद हमने डीबी को इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने MongoDB की GUI इंस्टॉल की, MongoDB कंपास। उसके बाद हमने VS कोड में अपने कोड को सेटअप किया। उस कोड को सेटअप करने के लिए हमें कुछ कमांड की जरूरत थी, जैसे npm init के थ्रू हमने अपना पहला पैकेज डॉट जेसन क्रिएट किया, और उसके बाद हमने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल किए जैसे कॉर्स, एक्सप्रेस और मंगूज। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप्स की ओर, और इस थर्ड स्टेप के थ्रू हम अपने सर्वर को क्रिएट करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा सर्वर कनेक्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने क्या देखा? एक सेटअप देखा है जो हमने क्रिएट किया अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता हमारा एक्चुअल कोडिंग। राइट, इस एक्चुअल कोडिंग के थ्रू हम अपने सर्वर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा सर्वर डॉट जेएस, और इस फाइल में ही मैं अपनी कनेक्टिविटी जो है इस्टेब्लिश करूंगा। और सर्वर डॉट जेएस मैं यहाँ पे इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पे ही जब npm init किया था तो वहां पर मैंने अपने फाइल का नेम दिया था सर्वर डॉट जेएस, और यही हमारा मेन फाइल है। दैट मीन्स कि जब भी आप इस सर्वर को रन करोगे तो सबसे पहला फाइल रन होगा, वो रन होगा हमारा सर्वर डॉट जेएस। तो हमने यहाँ पे बनाया एक फाइल सर्वर डॉट जेएस। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक्सप्रेस को। अभी जैसे पता है मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस का पैकेज इंस्टॉल किया है, दैट मीन्स कि उसके सभी प्रॉपर्टीज मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे यूज किया कॉन्स्ट एक्सप्रेस, और उस एक्सप्रेस को यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है रिक्वायर। और ये जो रिक्वायर मेथड है, इस रिक्वायर के थ्रू हम उस पैकेज को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉर्स को इंपोर्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट कॉर्स इक्वल टू रिक्वायर कोर्स। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे मैंने यहाँ पे दो पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है, एक कोर्स को और दूसरा एक्सप्रेस को। अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेस की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक प्रॉपर्टी क्रिएट करूंगा कॉन्स्ट ऐप। राइट, इस ऐप में क्या करूंगा, मैं एक्सप्रेस की जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे उसको एक्सेस करूंगा। और उसको एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, इस एक्सप्रेस को आप एक मेथड की तरह यूज करोगे। अब जैसे ही इस एक्सप्रेस को एक मेथड की तरह अगर आपने यूज करके किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो उसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हो विद द फंक्शन। तो अब यहाँ पे आप सभी एक्सप्रेस के मेथड को यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं कॉर्स को फिक्स करूंगा। मैंने यहाँ पे यूज किया वेर कॉर्स ऑप्शन, और यहाँ पे मैं दूंगा ओरिजिन। मैं यहाँ पे ओरिजिन प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ओरिजिन हमारा क्या होगा, HTTP लोकल होस्ट 8081। अब इस कोर्स ऑप्शन को हम यहाँ पे इनेबल करेंगे, और इसे इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे ऐप। अब ये ऐप आप देख रहे हो कि यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये मल्टीपल मेथड किसके थ्रू प्रोवाइड कर रहा है, एक्सप्रेस के थ्रू। तो अगर आप इस एक्सप्रेस को ऐसे मेथड की तरह नहीं यूज करते तो आप इन सभी प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम एक मेथड यूज करेंगे यूज, जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, एक्सप्रेस। तो हमने यहाँ पे यूज किया यूज। अब इस यूज मेथड में हम क्या यूज करने वाले हैं, कॉर्स को। और इस कॉर्स में हम क्या सेंड कर देंगे, कॉर्स ऑप्शन। जैसे ही हम कोर्स ऑप्शन सेंड करेंगे, दैट मीन जो हमारा कोर्स ओरिजिन है वो हमारा इनेबल हो जाएगा। उसके बाद अब हमें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिलेगा रिलेटेड टू कोर्स ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से यूज करते हैं ऐप डॉट यूज। इस यूज मेथड में अब हम क्या पास करने वाले हैं, एक्सप्रेस डॉट जेसन मेथड को। ये एक्सप्रेस डॉट जेसन मेथड के थ्रू हम जो अपना रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उसका जो कंटेंट टाइप होगा वो डिफॉल्ट एप्लीकेशन जेसन सेटअप हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे यूज किया एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम एक और मेथड यूज करेंगे ऐप डॉट यूज। इस यूज मेथड में हम क्या सेंड करने वाले हैं, एक्सप्रेस
डॉट यूआरएल इनकोडेड। अब यहाँ पे हम यूआरएल इनकोडेड इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो हमारा कंटेंट टाइप होता है बहुत तरीकों का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ दो तरीके यूज कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन जेसन को और दूसरा हम यूज कर रहे हैं यूआरएल इनकोड को। तो इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक्सप्रेस डॉट जेसन और एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोड को यहाँ पे यूज करना है। तो इस ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पे सेंड कर देंगे एक्सटेंडेड ट्रू। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करने वाले हैं, एक सिंपल राउट क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसी राउट पे क्या होगा, हमारा जितने भी रिक्वेस्ट होंगे वो रन करेगा। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ऐप डॉट गेट और इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं रूट फोल्डर और यहाँ पर हमने एरो फंक्शन यूज किया। इस एरो फंक्शन में हमारी दो प्रॉपर्टीज होंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हम रिस्पॉन्स को रिटर्न कराएंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन और इस जेसन में हम मैसेज प्रोवाइड कर देंगे, मैसेज वेलकम टू मैरिटेक एप्लीकेशन। तो ये जो हमारा मेन राउट होता है यही सबसे पहले रन करता है। जैसे ही आप सर्वर को डीबी से कनेक्ट करोगे तो सबसे पहले हमारा यही राउट चलेगा और इसी मेन राउट के थ्रू ही हमें पता चलता है कि जो हमारा डीबी कनेक्टिविटी है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो दो लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन्हीं दो लाइन से मैं सबसे पहले पोर्ट प्रोवाइड करूंगा और उसी पोर्ट पे ही मेरा जो है सर्वर रन करेगा। जैसे कि आपको पता है किसी भी सर्वर को रन करने के लिए पोर्ट की जरूरत होती है, दैट मीन्स पर्टिकुलर एड्रेस की जरूरत होती है, ठीक है। उस एड्रेस पे ही जाके आपका सर्वर रन करता है। तो मैं यहाँ पे एक पोर्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और उस पोर्ट पे ही मैं अपने सर्वर को रन करूंगा। तो मैं यहाँ पे यूज किया कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस सॉरी डॉट एनवी डॉट पोर्ट। उसके बाद और कंडीशन लगाओ, यहाँ पे दे दो 8080 और यहाँ पे फिर से लिखो ऐप डॉट लिसन। आप किस पर आप लिसन करना चाहते हो, उस पोर्ट पे। मैं यहाँ पे यूज करूंगा पोर्ट, उसके बाद एरो फंक्शन। अब जैसे ही कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होगा तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मैसेज दे दे कंसोल डॉट लॉग और मैसेज में क्या हो, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट डॉलर पोर्ट। ठीक है तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक 8080 का पोर्ट दिया हुआ है। तो इस लाइन से आप अच्छे से समझ रहे होगे कि अगर मेरे पास कोई पोर्ट है तो ठीक है, नहीं तो जो डिफॉल्ट पोर्ट होगा 8080 वो सेटअप हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया है कि उसी पोर्ट पे मेरा सर्वर कनेक्ट हो जाए और जैसे ही कनेक्ट हो तो मुझे क्या करे, एक मैसेज दे दे कि जो मेरा सर्वर है वो रन कर रहा है। ये लिसन का मतलब ये होता है कि जो आपका कंटिन्यूसली सर्वर कनेक्टिविटी होता है वो कंटिन्यू चल रही है, वो स्टॉप नहीं हुई है। इस वजह से यहाँ पे लिसन लगाया जाता है। तो यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया और उसके बाद अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका सर्वर कनेक्ट हुआ है या नहीं, दैट मीन्स कि आपका सर्वर क्रिएट हो चुका है कि नहीं, क्योंकि आपने जो ये सर्वर डॉट जेसन में कोड लिखा है वो इसीलिए हम लोगों ने लिखा हुआ क्योंकि इसके थ्रू ही हम सर्वर को अपने क्रिएट करेंगे, राइट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको चेक करना है कि हमारा सर्वर क्रिएट हुआ है या नहीं तो आप सबसे पहले टर्मिनल ओपन करोगे, उस टर्मिनल पे लिखोगे नोड, फिर उसके बाद स्पेस दोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे तो ये देखिए आपका ये सर्वर कनेक्ट हो गया और यहाँ पे लिख के आ रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन अ पोर्ट 8080, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे यही मैसेज पास किया है। बट अगर आप इसी चीज को यूआरएल पे जाते हो, यहाँ पे आप लिखो http स्पेस लोकल होस्ट कॉलन 8080। अब जैसे ही इंटर करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मैसेज दिख जाएगा, वेलकम टू मैरिटेक, राइट। और ये वेलकम टू मैरिटेक हमने कहाँ पास किया हुआ है, यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ पे मेन राउट को एक्सेस किया हुआ है और मेन राउट हमारा क्या है, ये जो हमने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ऐड किया, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको ब्राउजर पे हिट करोगे तो आपका जो है सर्वर कनेक्ट हो चुका है और उस सर्वर ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया हुआ है, वेलकम टू मैरिटेक एप्लीकेशन।
तो आई होप दोस्तों आपको ये थर्ड स्टेप समझ में आ गया होगा। इस थर्ड स्टेप में हमने एक सर्वर क्रिएट किया हुआ है और इस सर्वर की कनेक्टिविटी हमने चेक कर ली है और हमें पता चला कि हमारा सर्वर कनेक्ट हो चुका है और उसका रिस्पॉन्स भी हमें मिल रहा है जो हमारा मेन राउट रिटर्न कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ और इस फोर्थ पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं, मोंगो डीबी को कॉन्फ़िगर करेंगे और किसको यूज करके, मोंगोज को यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पॉइंट में है मोंगो डीबी का कॉन्फ़िगरेशन। राइट, तो इस मोंगो डीबी को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं ऐप का और इस ऐप के अंदर हमें एक और फोल्डर बनाते हैं कॉन्फ़िग का। अब इस कॉन्फ़िग के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं db.config.js और इस dbconfig.js में हमें क्या करना है, यूआरएल ऐड करना है। इस यूआरएल के थ्रू ही हम क्या करेंगे कि अपने डीबी को कनेक्ट करेंगे। राइट, और डीबी को किससे कनेक्ट करना है, मोंगो डीबी से। तो अगर मैं आपको मोंगो डीबी पर ले जाऊं, ये रहा मेरा मोंगो डीबी और आप यहाँ पे देख रहे होगे इस मोंगो डीबी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक लोकल होस्ट का यूआरएल रखा हुआ है। राइट, इसी यूआरएल को यूज करके हम कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करेंगे मोंगो डीबी से। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले यूज करने वाले मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। आपको पता होना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्यों यूज करते हैं। इंपोर्ट हम किसी पैकेज को या किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए करते हैं और एक्सपोर्ट क्या करते हैं, एक्सपोर्ट के थ्रू हम परमिशन देते हैं कि आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो किसी दूसरे फाइल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा यूआरएल प्रॉपर्टी और इस यूआरएल प्रॉपर्टी पे मैं एक यूआरएल क्रिएट करूंगा और ये यूआरएल किससे स्टार्ट होगा, मोंगो डीबी से। तो इससे अच्छा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने मोंगो डीबी दे दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपने कलेक्शन का नेम। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप डीबी क्रिएट करते हो तो आपके पास एक कलेक्शन होता है और एक होता है कलेक्शन का डेटाबेस। दैट मीन्स कलेक्शन नेम और डीबी नेम। राइट, तो यहाँ पे आप कलेक्शन नेम क्या दोगे, मैंने यहाँ पे दे दिया मैड टेक एम्प्लॉय डीबी। तो ये रहा मेरा कलेक्शन नेम। तो इसी यूआरएल के थ्रू हम अपने मोंगो डीबी से कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करेंगे। जैसे ही मेरा मोंगो डीबी से कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होगा तो वहां पर ऑटोमेटिक जो होगा ये कलेक्शन नेम जो होगा क्रिएट हो जाएगा। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, क्योंकि जो ये मेरा लोकल होस्ट यहाँ पे यूज है, कभी कभी आपको एरर रिटर्न करता है कि आपका जो कनेक्टिविटी है वो स्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो आप इस लोकल होस्ट की जगह यूज कर सकते हो 0.0.0.0। ठीक है, ये जो 000 होता है ये आपके लोकल होस्ट की ही आईपी होती है। दैट मीन्स ये लोकल होस्ट की आईपी है जो मैंने लोकल होस्ट की स्ट्रिंग की जगह रिप्लेस कर दिया है। ये आप तभी करिएगा जब आपको लोकल होस्ट के लिखने पे आपको इश्यू क्रिएट आ रहा हो डीबी कनेक्टिविटी में। राइट, तो आपको ये समझ में आ गया है, ये हमारा फोर्थ स्टेप था। और इस फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया है कि एक मैंने फाइल बनाई है dbconfig.js में और यहाँ पे मैंने एक यूआरएल यूज किया हुआ है। ये यूआरएल मेरा लोकल होस्ट मोंगोडीबी का है और आप इस यूआरएल में ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे यूज है मोंगोडीबी। इस मोंगोडीबी कीवर्ड के थ्रू ही हमारा जो होता है मोंगोडीबी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाता है। और जैसे ही मोंगो से कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होता है वहां पे एक कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा और उस कलेक्शन का नाम हमारा होगा मेरिटेक एम्प्लॉय डीबी। आप कुछ भी कलेक्शन का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसी नेम को यूज करो। ठीक है दोस्तों, अब ये dbconfig.js फाइल का यूज जो है वो हम किसी अदर फाइल में यूज करेंगे और इसी फाइल दैट मीन इसी यूआरएल के थ्रू हम मोंगो से कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ मॉडल्स नाम का और इस मॉडल्स में मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.js का, index.js। अब इस index.js में मैं अपने फाइल को इंपोर्ट करूंगा। कौन सी फाइल को, dbconfig.js, क्योंकि dbconfig में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यूआरएल। इसी यूआरएल को ही मुझे एक्सेस करना है index.js में। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ const dbconfig और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा इसको रिक्वायर। उसके बाद यहाँ पे यूज करूंगा सिंगल कोड डॉट डॉट कॉन्फिग और उसके बाद डीबी कॉन्फिग। तो मैंने यहाँ पे डीबी कॉन्फिग को एक्सेस कर लिया है। अब नेक्स्ट लाइन पे मैं यहाँ पे मोंगोज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ किया कॉन्स्ट मोंगोज रिक्वायर मोंगोज और मोंगोज को मैं ग्लोबली कनेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मोंगोज डॉट प्रॉमिस
ग्लोबल डॉट प्रॉमिस। अब यहाँ पे मैं एक डीबी क्रिएट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एम्पटी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डीबी का, कॉन्स्ट डीबी एम्पटी ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया डीबी डॉट मंगूस, और इसके अंदर मैंने क्या प्रॉपर्टी असाइन कर दी, मंगूस का। ओ मंगूस। अब मुझे मंगूस एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है यूआरएल का। मैंने यहाँ पे लिखा डीबी डॉट यूआरएल। अब मैं इस यूआरएल में कौन सी यूआरएल पास करूंगा, डीबी कॉन्फिग के अंदर जो मैंने यूआरएल क्रिएट की थी। मैंने यहाँ पे यूज किया डीबी कॉन्फिग, सॉरी, डीबी कॉन्फिग डॉट यूआरएल, राइट। तो अगर मैं आपको इस पर राइट क्लिक करके दिखाऊं तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये इसको रेफर करता है, दैट मीन्स इस यूआरएल मोंगो डीबी के यूआरएल को वो रेफर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट करने वाले हैं, एम्प्लॉय डॉट मॉडल डॉट जेएस। इस मॉडल के थ्रू हम अपने डेटा का एक स्कीमा क्रिएट करेंगे, और इसी स्कीमा को यूज करके हम अपने ऑब्जेक्ट का एक फॉर्मेट बनाएंगे। बट इस स्कीमा को आपको इस इंडेक्स डॉट जेएस में एक्सेस भी करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर इस स्कीमा को एक्सेस कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डीबी डॉट एम्प्लॉय रिक्वायर डॉट एम्प्लॉय मॉडल। उसके बाद यहाँ पे एक हम और प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर लेंगे मोंगोज का। तो और इस फाइल को हम एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डीबी। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से समझाता हूँ। मैंने क्या किया है कि एक मॉडल क्रिएट किया है, अभी इस मॉडल में मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं एक स्कीमा क्रिएट करूंगा, और उस स्कीमा को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है डीबी डॉट एम्प्लॉयज में, और यहाँ से मैंने क्या किया है, डीबी को एक्सपोर्ट कर दिया है। इस डीबी को अब मैं यूज करूंगा अपने सर्वर जेएस फाइल पे। तो यहाँ मैं ओपन किया सर्वर डॉट जेएस, और यहाँ पर आप लिखोगे कॉन्स्ट डीबी इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे आप क्या करोगे, उस मॉडल को एक्सेस कर लोगे, डॉट एप मॉडल। ये जो मॉडल का फोल्डर था इसको हमने एक्सेस कर लिया। अब इस लाइन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन मैं लिखने जा रहा हूँ, इसी लाइन के थ्रू हमारी जो कनेक्टिविटी होगी वो स्टेब्लिश होगी, किससे, मोंगो डीबी से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डीबी डॉट मोंगोस। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ डॉट, और इसके बाद हम जो मेथड यूज करेंगे वो है हमारा कनेक्ट, राइट। ये जो कनेक्ट मेथड है, इसी कनेक्ट मेथड से हम मोंगो डीबी के सर्वर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा राउंड ब्रेसेस, और इस राउंड ब्रेसेस में मैं क्या पास करने वाला हूँ, यूआरएल को, डीबी डॉट यूआरएल, क्योंकि इस कनेक्ट मेथड के अंदर हमें वो उस यूआरएल को सेंड करना पड़ता है जिसके थ्रू हम कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर रहे हैं। और किसके थ्रू स्टेब्लिश कनेक्टिविटी कर रहे हैं हम, इस डीबी कॉन्फिग के अंदर जो ये यूआरएल है। और मैंने इसलिए कहा था जो हमारा ये यूआरएल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही मैं इस सर्वर फाइल में यूज किया डीबी डॉट मंगूस डॉट कनेक्ट डीबी यूआरएल, कॉमा करली ब्रेसेस, इस करली ब्रेसेस में मैं दो प्रॉपर्टी सेंड करूंगा, एक है यूज न्यू यूआरएल पार्सर ट्रू, और दूसरा हमारा यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी ट्रू। तो जैसे ही आपकी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होगी तो मैं क्या करूंगा, एक मेथड कॉल करूंगा देन का। इस देन मेथड में मैं क्या यूज करने वाला हूँ, एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन में मैं एक मैसेज पास कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड टू द डाटाबेस। और ये मैसेज तब आएगा जब आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा डेटाबेस से। बट अगर ये नहीं कनेक्ट हुआ तो आप एक मैसेज सेंड करोगे, कैच, और वो मैसेज क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे होगा कैन नॉट कनेक्ट टू द डेटाबेस, और उसके बाद सर्वर को क्लोज कर दोगे, प्रोसेस डॉट एग्जिट। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ इस कोड का। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, डीबी कॉन्फिग से एक यूआरएल क्रिएट किया, इस यूआरएल में मोंगो डीबी हमने प्रॉपर्टी दी, और इस मोंगो डीबी का मतलब ये हुआ कि आपकी मोंगो डीबी का यूआरएल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने मॉडल से रिलेटेड
एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर में 2 फाइल्स ऐड की, एक index.js और एक employee.model.js। उसके बाद इस index.js में db config की फाइल को एक्सेस कर लिए, फिर उसके मंगोज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और उस मंगोज को आपने ग्लोबली असाइन कर दिया है। उसके बाद आपने db का एक एम्पटी ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद आपने db में एक मंगोज की प्रॉपर्टी बनाई और उस प्रॉपर्टीज में आपने मंगोज की सभी प्रॉपर्टीज असाइन कर दी। नेक्स्ट लाइन में आपने क्या किया, डीबी के अंदर एक और प्रॉपर्टी बनाई यूआरएल की और उस यूआरएल में आपने डीबी कॉन्फिग के अंदर जो यूआरएल था वो असाइन कर दिया। उसके बाद आपने थर्ड प्रॉपर्टी बनाई उस डीबी में एम्प्लॉयज का। एम्प्लॉयज के अंदर आपने क्या किया, जो आपके मॉडल स्कीमा था वो पूरा असाइन कर दिया। ठीक है, और यहां से आपने डीबी को एक्सपोर्ट कर दिया और आपने जैसे ही डीबी को एक्सपोर्ट किया हमने सर्वर में उसको इंपोर्ट कर लिया और उस डीबी डॉट मंगूज के अंदर हमें कनेक्ट मेथड प्रोवाइड होता है। उस कनेक्ट मेथड के थ्रू हमने क्या किया है, अपने मोंगो से कनेक्टिविटी स्टेब्लिश की है और वो कनेक्टिविटी किससे स्टेब्लिश की है, डीबी डॉट यूआरएल से, राइट। और जैसे ही यूआरएल से कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होगी तो हमें एक मैसेज रिटर्न कर देगा, कनेक्टिविटी टू द डेटाबेस, राइट। और अगर कनेक्टिविटी में कोई इश्यू होता है तो हमें क्या करेगा, एक एरर का मैसेज दे देगा और उसमें लिखेगा कैन नॉट कनेक्ट टू द डेटाबेस, राइट। और अगर कनेक्टिविटी स्टेब्लिश नहीं होती है उसके बाद क्या करेगा, उस सर्वर से एग्जिट कर जाएगा। तो अभी तक बस इतना कोड रहा हमारे डीबी से रिलेटेड, राइट दोस्तों। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने स्कीमा को क्रिएट करेंगे, राइट। क्योंकि हमने स्कीमा को इस index.js में इंपोर्ट तो कर दिया बट अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है। हमने यहाँ पे यूज किया मॉडल डॉट एक्सपोर्ट, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की परमिशन देते हैं इस फाइल को। उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं मंगोज का और फिर उसके बाद हमें एक और प्रॉपर्टी बनाते हैं वेर स्कीमा और यहाँ पे मैं यूज करूंगा mongoose डॉट स्कीमा। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड की, जैसे हमारी प्रॉपर्टीज होगी फर्स्ट नेम, राइट। फर्स्ट नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी ली लास्ट नेम, वो भी हमने स्ट्रिंग टाइप का दे दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यूज कर लिया, वो भी हमारा स्ट्रिंग। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी वैलिड, ये हमने बुलियन दे दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे ईमेल यूज कर लिया है, ये भी हमने स्ट्रिंग दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक और प्रॉपर्टी ले ली टाइम स्टैम्प का। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने देखा मैंने एक स्कीमा का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उस स्कीमा में मेरे कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, वैलिड, ईमेल और टाइम स्टैम्प। तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि रिटर्न कर दूंगा इस स्कीमा को। बट इस स्कीमा को रिटर्न करने से पहले मैं क्या करूंगा, एक डीबी क्रिएट करूंगा और उस डीबी का नाम दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपने डीबी कॉन्फ़िग में एक कलेक्शन नेम दिया है, इस कलेक्शन नेम के अंदर ही मेरी डीबी क्रिएट होगी। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ कॉन्स्ट एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगा mongoose डॉट और यहाँ पर मैं पास करूंगा डीबी का नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे पास किया एम्प्लॉयज और इस डीबी का जो ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा स्कीमा और यहाँ से मैं एम्प्लॉय को रिटर्न कर दूंगा। इसको मैंने सेव कर लिया है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, मैंने क्या किया है, मॉडल्स की फोल्डर बनाया है, उस मॉडल से मैंने index.js और model.js फाइल बनाई है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले model.js की बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक स्कीमा क्रिएट किया हुआ है और उस स्कीमा से मैंने कुछ प्रॉपर्टीज पास कर दी है। यही प्रॉपर्टीज के थ्रू मेरा एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो मेरे डीबी में सेव होगा और वही मैं क्लाइंट पे भी और सर्वर से कम्युनिकेट करूंगा इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक अपनी डीबी क्रिएट की, दैट मीन मैंने डीबी का नाम प्रोवाइड किया और वो डीबी का नाम क्या हुआ, एम्प्लॉयज। ठीक है, इस एम्प्लॉयज के अंदर मैंने क्या किया, जो स्कीमा की सभी प्रॉपर्टीज थी वो बाइंड कर दी। अब जब भी एम्प्लॉयज का डेटा क्रिएट होगा वो हमेशा इस स्कीमा के प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होगा। उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, एम्प्लॉयज को रिटर्न कर दिया। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हो, एज ऐड करना चाहते हो, कुछ भी XYZ प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप एज्यूम कर लो कि आप किसी यूजर का फॉर्म फिल करा रहे हो, राइट। उस फॉर्म में उसके परमानेंट एड्रेस होता है, टेम्परेरी एड्रेस होता है, अकाउंट नंबर होता है। तो आप उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग आप अपने स्कीमा को क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो स्कीमास होते हैं ये आप पे डिपेंड होता है कि आप किस टाइप का स्कीमा क्रिएट कर रहे हो। आप जिस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसी टाइप का ही ऑब्जेक्ट की वैल्यूज आप गेट, पोस्ट, डिलीट, अपडेट भी करोगे।
ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को यहाँ पे बंद करता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे सर्वर को रन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं सर्वर को रन करूंगा, मेरा मोंगोडीबी से कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाएगा और उस मोंगोडीबी में हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा और उस डेटाबेस में सबसे पहले कलेक्शन होगा और उस कलेक्शन के बाद हमारा डेटाबेस नेम होगा। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ नोड सर्वर डॉट जेएस, राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे कुछ इशू मिल रहा है, मेरा डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो कनेक्टिविटी फेल्ड हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ देख, तो यहाँ पे यूजर लिखा हुआ है, इसको आप यूज कर लो। यूजर नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी होता है, ठीक है। इसकी वजह से मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैं फिर से यहाँ पे करता हूँ नोड सर्वर। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखोगे मेरा सर्वर कनेक्ट हो चुका है, राइट। और आपको यहाँ पे लिख के भी आ रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट और कनेक्टेड टू द डेटाबेस। दैट मीन्स कि जो मेरा सर्वर है वो डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। और मैंने आपको बताया था कि जब कनेक्ट हो जाता है इस यूआरएल पे, तो हमें क्या मैसेज देता है, कनेक्टेड टू द डेटाबेस। और अब हम चलते हैं अपने मोंगो पे और वहां पर देखेंगे अपने डेटाबेस को कनेक्ट करके कि क्या मेरा कलेक्शन और डीबी क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो हम चलते हैं अपने मोंगो डीबी कंपास यूआई पे, राइट। और यहाँ पर आपको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा मोंगो डीबी कॉलन फिर फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट और 27017, ये पोर्ट नंबर, ये वही पोर्ट नंबर है जो आपने यहाँ पे डीबी कॉन्फ़िग में प्रोवाइड। तो इस यूआरएल पे मैं अपनी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करूंगा। मैं जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई। कनेक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मेरे को यहाँ पे एक कलेक्शन बन के आ गया है, ठीक है। दैट मीन मेरा कलेक्शन क्रिएट हो गया है। ये मैरिटेक एम्प्लॉय डीबी, ये वही कलेक्शन है जो मैंने यहाँ पे अपने कोड में बनाया हुआ है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैरिटेक डीबी -1, ठीक है। मैं इसको फिर से सेव करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे बंद करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। ठीक है, ये नोड सर्वर रन हो गया। और मैं इसको अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो यहाँ पे एक नया कलेक्शन क्रिएट हो गया, देखो DB-1 करके, राइट। और अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको एम्प्लॉयज नाम का जो हमने डीबी बनाया था वो वहां पे दिखाई देगा। ये जो हमने एम्प्लॉयज नाम का डीबी बनाया था वो आपको इसके अंदर दिखाई देगा। तो मैंने इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया तो आप देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉयज नाम का डीबी क्रिएट हो गया। आप चाहो तो इसको भी एक्सपेंड करके देख सकते हो, यहाँ पे भी एम्प्लॉयज नाम का डीबी क्रिएट हो गया, ठीक है। और इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि अभी मैंने डीबी में कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है। आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम अपने मोंगो डीबी से कनेक्टिविटी कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू द कोड। बट आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मुझे बार बार सर्वर को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए यहाँ पे कमांड चलाना पड़ता है। अगर मुझे स्टॉप करना है तो कंट्रोल C से मुझे इसको स्टॉप करना पड़ता है। तो अगर मुझे वापस से अपने सर्वर को स्टार्ट करना होता है तो मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ नोड और सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ एडिट करूँ और सेव करूँ तो मेरा सर्वर अपने आप ही रीरन हो जाए। दैट मीन मेरा सर्वर अपने आप से ही रिस्टार्ट हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है नोड मॉन का। इस नोड मॉन से मैं अपने रीरन वाली जो फंक्शनलिटी है वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर उस पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा npm इंस्टॉल नोड मॉन, राइट, हाइफन सेव। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये मेरा कुछ रन करेगा और यहाँ पे आप देखोगे पैकेज डॉट जेसन में एक नोड मॉन की प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। डिपेंडेंसी यहाँ पे देखिए ऐड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसी पैकेज डॉट जेसन में कुछ चेंज करना है। वो चेंज क्या है, जो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट देख रहे हो ना, इस स्क्रिप्ट के अंदर आपको क्या करना है, एक स्टार्ट की प्रॉपर्टी ऐड करनी है, राइट। इस स्टार की प्रॉपर्टी के बाद आपको यहाँ पे डबल कोट्स लगाना है। डबल कोट्स में लिखना है नोड और यहाँ पे लिखना है सर्वर डॉट जेएस। तो इसको आप सेव कर लीजिए और फिर कमांड पे जाइए, यहाँ पे लिखिए npm स्टार्ट। याद रखिएगा, अगर आपने पैकेज डॉट जेसन में स्टार्ट नोड मोन सर्वर डॉट जेएस लिख दिया है तो आप अपने सर्वर को स्टार्ट करने के लिए नोड सर्वर डॉट जेएस नहीं करोगे, आप लिखोगे npm स्टार्ट। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे npm स्टार्ट और एंटर करोगे तो आपका सर्वर रन कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप सेव करते हो कंट्रोल S तो आप देखो सर्वर वापस से रिस्टार्ट हो गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से इसको सेव कर लेता हूँ। मैं जैसे ही सेव करूंगा फिर से आपका सर्वर स्टार्ट हो गया। तो इसकी वजह से आपको अपने सर्वर को बार बार स्टॉप और रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अब हम चलते अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कंट्रोलर का। दैट मीन्स कि वहां पर हम अपने राउट्स को क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स हम वहां पे अपने मेथड्स को क्रिएट करेंगे और उस मेथड के थ्रू हम अपने डेटा को गेट, डिलीट, पोस्ट, पुट, अपडेट, फेच सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले अपने कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया कंट्रोलर का और इस कंट्रोलर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बनाई एम्प्लॉयज डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। और अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट db require
सिंगल कोट्स डबल डॉट मॉडल, हमने यहाँ पे मॉडल को एक्सेस कर लिया। मॉडल को हमने क्यों एक्सेस किया? क्योंकि इसके अंदर ही हमारा स्कीमाज है, और स्कीमा की हमें नीड क्यों पड़ेगी? क्योंकि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, हमें स्कीमा के रेस्पेक्टेड ही उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया कॉन्स्ट, फिर हमने यहाँ पे यूज किया एम्प्लॉय, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे डीबी के थ्रू एम्प्लॉयज को एक्सेस कर लिया, डीबी डॉट एम्प्लॉयज। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इस डीबी के एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉयज की प्रॉपर्टी में असाइन कर दिया है, राइट। पहले मैं अपने डीबी के कॉन्फ़िग को चेंज कर लेता हूँ, ये जो वन था इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसके जो सर्वर था मॉडल में उसको मैं यहाँ पे टेस्ट हटा देता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे गया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहला मेथड क्रिएट करूंगा क्रिएट का। क्रिएट का दैट मीन पोस्ट का मेथड, कि मैं अपने डेटा को सेव करना चाहता हूँ सर्वर पे, राइट। जैसे कि आप एज्यूम करो कि आपके फ्रंट एंड साइड पे एक फॉर्म है, उस फॉर्म में दे रखा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिस्क्रिप्शन वैलिड ईमेल, राइट। अब जैसे ही कोई यूजर फॉर्म फिल करेगा तो सबमिट पे भी तो क्लिक करेगा, और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो डेटा कहाँ जाएगा? वो डेटा जाएगा सर्वर में, ठीक है। और वो सर्वर के थ्रू डेटा कहाँ सेव हो जाएगा? डीबी पे। तो अब हम यही चाहते हैं कि अगर कोई यूजर अपने डेटा को सेंड करता है पोस्ट मेथड यूज करके, तो हम उसके थ्रू अपने डीबी में डेटा कैसे स्टोर करते हैं। तो हम यही यूज करने वाले हैं कि अगर कोई यूजर अपने डेटा को सेव करता है, तो अब हम इस कोड के थ्रू कैसे अपने डीबी पे डेटा स्टोर करा सकते हैं। इस एक्सपोर्ट के अंदर हमने क्या किया? मेथड प्रोवाइड किया क्रिएट का। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी ले ली, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे एरो फंक्शन ले लिया, और यहाँ पे एरर एस मिसिंग है, ओके। ये रहा मेरा एक क्रिएट का मेथड क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा? वैलिडेट करूंगा अपने रिक्वेस्ट को। और वैलिडेट क्यों करूंगा? कि हो सकता है कोई यूजर एम्प्टी डेटा सेंड कर दे, फॉर्म ना फिल करे, बटन पे क्लिक कर दे, राइट। तो उसका जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा वो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, और वहां पे मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा कि मेरे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स एम्प्टी वैल्यू नहीं आना चाहिए, कुछ न कुछ उस प्रॉपर्टीज में वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। अगर ईमेल ईमेल को मैंने एक प्राइमरी मान रखा है कि ईमेल हमारी प्राइमरी वैल्यू है, अगर ईमेल होता है तभी हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि आपने जो ऑब्जेक्ट भेजा हुआ है वो वैलिडेट है, दैट मीन वो सही है, ठीक है। बट अगर वो ईमेल नहीं होता है तो मैं आपको एक एरर रिटर्न कर दूंगा 400 का, दैट मीन बैड रिक्वेस्ट का। तो यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स आपको सेंड कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। उस स्टेटस में मैं क्या प्रोवाइड करूंगा? 400। और मैं आपको सेंड करूंगा मैसेज, और उस मैसेज में मैं आपको दूंगा मैसेज, और वो मैसेज हमारा होगा ऑब्जेक्ट इज नॉट वैलिड, राइट दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर लूंगा। इतना आप समझ गए होंगे कि मैंने इस कोड से क्या किया। मैंने इस कोड से सिर्फ वैलिडिटी चेक की है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें ईमेल की प्रॉपर्टी है या नहीं है। अगर ईमेल की वैल्यू नहीं होती है तो आपको एक 400 बैड रिक्वेस्ट का एरर मिल जाएगा, ठीक है। और वहां पे ये लिखेगा ऑब्जेक्ट इज नॉट वैलिड का आपको एक मैसेज मिलेगा। तो अगर ये वैलिडेट होता है तो मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो मेरे स्कीमा से मैप हो जाएगा, और उस स्कीमा को मैं अपने सर्वर दैट मीन डेटाबेस में जाके स्टोर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कॉन्स्ट एम्प्लॉयज, के बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगा न्यू एम्प्लॉयज, ठीक है। अब ये न्यू एम्प्लॉयज मैंने इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि इसी न्यू एम्प्लॉयज में मेरा स्कीमाज है। उसके बाद मैं यहाँ पे लाऊंगा राउंड ब्रेसेस, एक करली ब्रेसेस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि एम्प्लॉयज नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं अपनी प्रॉपर्टीज वन बाई वन ऐड करूंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया सबसे पहले फर्स्ट नेम, और इस फर्स्ट नेम की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी? रिक्वेस्ट के अंदर मिलेगी, और रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी होगा, और उस बॉडी के अंदर हमें प्रॉपर्टी मिलेगी फर्स्ट नेम। तो ऐसे ही हमारा लास्ट नेम भी रहेगा, लास्ट नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लास्ट नेम। ऐसे ही हम अपने डिस्क्रिप्शन को भी ले लेते हैं, वैलिड भी लेते हैं, नेम भी ले लेते हैं। हमने यूज किया डिस्क्रिप्शन, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डिस्क्रिप्शन, वैलिड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट वैलिड। अगर वैलिड को ट्रू करते हैं तो ट्रू ले, अदरवाइज हमारा जो है डिफॉल्ट फॉल्स चला जाती है। हम कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट वैलिड जो वैल्यू हो, अदरवाइज हमारा फॉल्स हो जाए। उसके बाद लास्ट में प्रॉपर्टीज है ईमेल का,
मैंने फिर से लिखा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बनकर रेडी हो गया है। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे सर्वर पर सेंड करना है, ठीक है, दैट मीन्स अपने डेटाबेस में। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एम्प्लॉयज डॉट सेव एम्प्लॉयज, फिर मैंने यहाँ पे यूज किया डॉट देन। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बताया कि देन हम तब यूज करते हैं जब हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है, और कैच तब हम यूज करते हैं जब कनेक्शन फेल्ड हो जाता है और हमें एरर रिटर्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ डेटा डेटा एरो फंक्शन। अब मैं इस एरो फंक्शन के अंदर ये लिखने वाला हूं कि अगर आपने सक्सेसफुली डेटा को डीबी में स्टोर कर दिया तो आपको क्या करना है, एक रिस्पॉन्स सेंड कर देना है। और रिस्पॉन्स क्या होगा, ये वही डेटा होगा जो आप डीबी पे स्टोर कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ करली ब्रेसेस। मैंने यहाँ पे लगाया डेटा कॉलन डेटा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैसेज कॉलन, और मैसेज में मैं पास कर लेता हूँ सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, बट अगर सेफ नहीं होता है तो आप क्या करोगे, कैच में एरर ले लोगे। तो मैं यहाँ पे एक एरर प्रॉपर्टी लेता हूँ एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं एरर रिटर्न कर दूंगा 500 का, दैट मीन कोई इश्यू हुआ है, आप उसे सबसे पहले फिक्स करो। मैंने यहाँ से रिटर्न किया एरर स्टेटस, और यहाँ पे मैंने स्टेटस कोड दिया 500, और मैंने यहाँ पे सेंड किया, और उस सेंड के अंदर मैंने मैसेज प्रोवाइड कर दिया, और वो मैसेज हमारा हो गया एरर डॉट मैसेज, या हम प्रोवाइड कर लेंगे यहाँ पे सम एरर अकर्ड। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। मैंने सबसे पहले रिक्वेस्ट से वो वैलिडेट किया कि आपके उस ऑब्जेक्ट में ईमेल है या नहीं, और अगर ईमेल होता है तो मैंने क्या किया कि एम्प्लॉयज की ऑब्जेक्ट बनाया, और 1 to 1 जितनी प्रॉपर्टीज थी रिक्वेस्ट बॉडी में, मैंने यहाँ पे बॉडी इसलिए यूज किया है क्योंकि जब भी यूजर ऑब्जेक्ट को सेंड करता है तो बॉडी में ही रख के सेंड करता है। क्योंकि आप जब भी फ्रंट एंड से डेटा सेंड करोगे तो आप अपने डेटा को बॉडी में ही रख कर सेंड करोगे। ठीक है दोस्तों, तो आप बैकएंड में जब भी कोड करोगे तो उस बॉडी के थ्रू आप अपने सभी डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वही किया है कि बॉडी के अंदर सभी डेटा को 1 by 1 पिक करके सभी वैल्यूज में स्टोर करा लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये किया है कि एम्प्लॉयज की डीबी में अपने डेटा को सेव कराया है, और मैंने यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट सेंड किया जो मैंने यहाँ पे ऊपर क्रिएट किया हुआ है। और अगर सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक मैसेज रिटर्न कर देगा, और फेल हो जाता है तो फिर भी आपको एक एरर का मैसेज रिटर्न कर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा एक पोस्ट का मेथड क्रिएट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे किया एक पोस्ट का मेथड क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक राउट फाइल बनाऊंगा, उस राउट पाथ के थ्रू हम इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, उस फोल्डर का नाम रखता हूँ राउट्स। अब उसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ एम्प्लॉय डॉट राउट्स डॉट जेएस। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले वो कंट्रोलर एक्सेस करूंगा जहां पर मैं अपनी एपीआई को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, बट इससे पहले मैं इस ऐप को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा ऐप एरो फंक्शन कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर मैं उस कंट्रोलर को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा कॉन्स्ट एम्प्लॉयज इक्वल टू रिक्वायर डॉट कंट्रोलर एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे मैं अपने राउटर को क्रिएट करूंगा, और राउटर हमें कौन प्रोवाइड करता है, एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा वेर राउटर डबल इक्वल टू रिक्वायर राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर मैंने प्रोवाइड किया एक्सप्रेस। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट, और हमें एक मेथड आता है राउटर। ठीक है, ये राउटर मेथड जो होता है इसके थ्रू हम अपने किसी भी एंड पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे राउंड ब्रेसेस क्लोज किया, और यहाँ पे लगाया सेमीकोलन। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी पोस्ट की एपीआई लिखूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पोस्ट का कंट्रोलर बना दिया, दैट मीन्स कि मेरी एपीआई बनी हुई है। बट अब यहाँ पे मैं पोस्ट के पाथ लिखूंगा कि मैं उस पाथ से इस क्रिएट मेथड को एक्सेस कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा राउटर डॉट पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा राउंड ब्रेसेस, फिर मैंने यहाँ पे लगाया है सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे दे दिया हूँ रूट पाथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे मैंने लिखा एम्प्लॉयज डॉट क्रिएट।
ठीक है दोस्तों, ये एम्प्लॉयज के अंदर ही में क्रिएट मेथड था। अब जैसे ही मैं क्रिएट मेथड पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि ये क्रिएट मेथड मुझे यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। दैट मीन्स कि मैं इस राउट फाइल्स में ये कंट्रोलर का जो मेथड है उसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं जाऊंगा सर्वर डॉट जेएस में। अब यहाँ पर मुझे अपने उस राउट्स को इंपोर्ट करना है। दैट मीन्स कि आपको ये पता है कि सर्वर हमारा मेन पेज है, और सर्वर को कैसे पता चलेगा कि आपने एक फाइल क्रिएट की हुई है जो राउट से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे किया रिक्वायर, और यहाँ पे मैंने यूज किया सिंगल कोट्स फिर स्लैश। अब स्लैश के अंदर मैं ऐप के अंदर जाऊंगा, फिर राउट्स के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एम्प्लॉय डॉट राउट्स को। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और मेथड पास कर दूंगा, वो मेथड हमारा है ऐप का। तो यहाँ पर मैंने उस राउट्स को इंपोर्ट कर लिया है। राइट, मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम अपने इस राउट फाइल में चलते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया है, पोस्ट की रिक्वेस्ट बना दी है। अब यहाँ पे हम इस राउट को अब हम यहाँ पे इस राउटर को यूज भी करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस राउटर को अपने ऐप में इंपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, इस ऐप को तो यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे हमने नहीं किया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट, और यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, बेस यूआरएल। तो हमने यहाँ पे यूज किया सिंगल कोट्स, और इसके अंदर हमने लिखा एपीआई वर्जन फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया एम्प्लॉयज। ठीक है दोस्तों, फिर कॉमा राउटर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया राउटिंग। तो मैं आपको इस लाइन का मतलब भी बताता हूँ कि जैसे कि आपने ये पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी है, ठीक है, तो आपका एक एंड पॉइंट होना चाहिए कि उस एंड पॉइंट के थ्रू आप इसे हिट करो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐप डॉट यूज मेथड को यूज करके मैंने एक अपने बेस यूआरएल बनाया। ठीक है, और वो बेस यूआरएल हमारा होगा http लोकल होस्ट एपीआई वर्जन 1 एम्प्लॉयज। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ लिख के। यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट होगा http लोकल होस्ट 8080 एपीआई वर्जन 1, और होगा एम्प्लॉयज। ये हमारा हो गया एंड पॉइंट। इस एंड पॉइंट के थ्रू हम अपने डेटा को पोस्ट कर सकते हैं। राइट, तो अगर मुझे इसको टेस्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मुझे कोई एरर मिल रहा है, ओ इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, तो कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे इस एपीआई को टेस्ट करना है कि मेरा जो है क्रिएट का ऑब्जेक्ट चल रहा है या नहीं, तो उसको टेस्ट करने के लिए या तो मेरे पास फ्रंट एंड का कोड हो। तो अगर आपके पास फ्रंट एंड का कोड नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास अनदर ऑप्शन है, और वो ऑप्शन हमारा पोस्टमैन या इंसोमानिया। ये जो पोस्टमैन या इंसोमानिया होते हैं, वो एक तरह से यूआई होता है, उसके थ्रू हम अपने एपीआई को हिट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसोमानिया को इंस्टॉल कर लेता हूँ। राइट, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे सर्च करोगे इंसोमानिया। इंसोमानिया, ठीक है, तो आपको ये साइट खुल जाएगी, इंसोमेनिया रेस्टफुल। इसको आप क्लिक करके इंसोमेनिया को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप दिख रहा होगा डाउनलोड इंसोमेनिया फॉर विंडोज। ये बिल्कुल फ्री है, और ये वन ऑफ द बेस्ट होता है किसी भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हिट करने के लिए। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे लैपटॉप में। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और अगर आपको करना है तो आप इसे मस्टली इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम पे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अपने इंसोमेनिया को, और जैसे ही आप इंसोमेनिया ओपन करोगे तो ये एक तरह से ऐसा यूआई आएगा। तो यहाँ पे एक आपको इनपुट बॉक्स दिख रहा है। इस इनपुट बॉक्स में आपको अपना जो एंड पॉइंट होगा वो यहाँ पे रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे, इसको आप क्लिक करोगे तो ये मेथड्स आ गए, ये मल्टीपल मेथड। इन मल्टीपल मेथड के थ्रू आप अपने रिक्वेस्ट को एक्सेस बना सकते हो। दैट मीन्स कि आपका जो एंड पॉइंट है वो किस टाइप का है, वो गेट टाइप का है कि पोस्ट टाइप का है, पुट है कि पैच है कि डिलीट है, वो किस टाइप का आपका जो एंड पॉइंट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। राइट दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे सेंड आता है। इस सेंड पे क्लिक करोगे तो आपको इस पोर्शन पे रिस्पॉन्स दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं, बॉडी और क्वेरीज हेडर एंड डॉग। ये बॉडी वही चीज है जहां से मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा एक्सेस किया था। तो आपको अपने ऑब्जेक्ट को यहीं पे ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जेसन टाइप का है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करो, और जेसन टाइप की यहाँ पे प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लो। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कंसोल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना उस ऑब्जेक्ट को लिख सकते हो। आई होप आप इस थोड़े से ओवरव्यू से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि इसका हम यूज करते हैं अपने रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए और रिस्पॉन्स को गेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो अपना यूआरएल बनाया था इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ये जो यहाँ पे इनपुट बॉक्स है। और ये किस टाइप का है, ये है पोस्ट टाइप का है। तो यहाँ पे हमने पोस्ट सेलेक्ट कर लिया। पोस्ट हमने यहाँ पे क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ राउटर ये पोस्ट टाइप का है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे गेट सेलेक्ट कर लेंगे तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये रिक्वेस्ट तभी एक्सेप्ट करेगा जब ये पोस्ट रहेगा, तो यहाँ पे भी पोस्ट मैच कर जाएगा। उसके बाद ये जो मेरा मेथड है वो कॉल कर जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे यूज किया पोस्ट और यहाँ से मुझे वो ऑब्जेक्ट सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा कर्ली ब्रेसेस और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपनी प्रॉपर्टीज को ऐड करूंगा। और मेरी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं अगर मैं आपको क्रिएट में दिखाऊं तो मेरी प्रॉपर्टीज है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, वैलिड ईमेल। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया डबल कोर्स फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे लिख लिया मैड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नेम मैंने यहाँ पे यूज कर लिया टेक। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया डिस्क्रिप्शन मैंने यूज कर लिया मैड टेक। फिर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया वैलिड, ठीक है। और मेरी लास्ट प्रॉपर्टी है ईमेल का, मैंने यहाँ पे यूज किया ईमेल और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया मैड @gmail.com। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो सेंड बटन है इस पे क्लिक करूंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स किससे मिलेगा? ये रिस्पॉन्स मिलेगा इस डीबी के कनेक्टिविटी से। अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुली कनेक्ट होता है तो आपको मिलेगा सक्सेसफुली क्रिएटेड, और अगर नहीं कनेक्ट होता है तो आपको मिलेगा सम एरर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेंड और ये थोड़ा सा लोड हुआ और ये आपको मिल गया ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैसेज मुझे मिला सक्सेसफुली क्रिएटेड और उसके साथ मुझे ये ऑब्जेक्ट मिला। ये ऑब्जेक्ट वही है जो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे सेंड किया हुआ है डेटा। अब अगर मैं अपनी डीबी पे चलता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। या फर्स्ट नेम, ईमेल, वैलिड, यहाँ पे लास्ट नेम नहीं आ रहा है और डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। मे बी कुछ इश्यू है, मैं देखता हूँ। ओ सॉरी, यहाँ पे सेकेंड नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम होगा और डिस्क्रिप्शन में स्पेलिंग इशू था तो मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ डी। मैं फिर से सेव करता हूँ। ये सेव हो गया। इसको यहाँ से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, ये देखिए नया ऑब्जेक्ट मेरा बन किया है जिसके अंदर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिस्क्रिप्शन है, वैलिड है और ईमेल है, ठीक है। और ये क्रिएटेड और अपडेटेड वो है जो मैंने यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टीज ऐड की हुई थी टाइम की उस स्कीमाज में, ठीक है दोस्तों। तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पोस्ट की एपीआई बना दी है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये समझ गए होंगे कि आप एक पोस्ट की एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हैं, राइट। अगर मैं इसको फिर से सबमिट कर दूं तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से एक डेटा सबमिट हो गया, और अगर मैं इसको फिर से रिलोड करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे तीन ऑब्जेक्ट हो गया है, राइट। मैं इसको यहाँ पे फिर से सेव कर देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से अपने डीबी चेक करता हूँ तो ये 4 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये देख रहे होगे कि ये सेम ही ऑब्जेक्ट बार बार सेव हो रहा है, राइट। दैट मीन्स कि क्लोनिंग कर रहा है। ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि जब भी आप कोड करो तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। जैसे कि आप सपोज करो दो यूजर है ए एंड बी, राइट। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ए के सभी फीचर बी में हो या बी के सभी फीचर ए में हो। कुछ तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जो दोनों में डिफरेंस पैदा करता होगा, जैसे कि उसका ईमेल हो जाए या नेम हो जाए, कोई भी ऐसी एक प्रॉपर्टी जो दोनों में डिफरेंस पैदा कर रहा हो, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को डुप्लीकेसी से बचा सकते हैं। जैसे कि आप सपोज करो कि आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने अपनी डिटेल्स फिल की और सबमिट कर दिया। वो डेटा क्या हुआ, डीबी में जाके स्टोर हो गया। फिर आप दोबारा क्या करते हो कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करते हो और आप डिटेल फिल करते हो, सेम डिटेल्स, और फिर आप सबमिट कर देते हो, ठीक है। ये तो गलत है ना, क्योंकि यूजर हमेशा यूनिक होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे कि किसी एक यूजर ने सेम डेटा से डेटा फिल कर दिया तो दूसरा यूजर उस डेटा को रिपीट नहीं कर सकता या उस डेटा को कॉपी नहीं कर सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक प्रॉपर्टी को प्राइमरी डिफाइन करना पड़ता है और उस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये चेक कर लेंगे कि वो यूजर अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो हमें एक मैसेज दे दे कि ये यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्ट जाके लॉग इन कर लो, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पास फेसबुक अकाउंट है, आपने क्या किया, फेसबुक अकाउंट से रजिस्टर कर लिया। आप क्या करते हो, आप उससे डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हो। बट अब आप ये चाहते हो कि मैं दोबारा फेसबुक पर रजिस्टर करूं, ठीक है। जैसे ही आप दोबारा फेसबुक पर रजिस्टर करना चाहोगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि जो आप यूजर हो वो ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, तो आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्ट जाके लॉग इन कर लो। बट अगर आपको दूसरा अकाउंट रजिस्टर करना है तो आप क्या करो कि ये मेरी जो प्रॉपर्टी प्राइमरी है इसको आप चेंज कर लो। दैट मीन जो अगर ईमेल आपने पुराना यूज किया हुआ है उसको आप नया ईमेल यूज करो तो आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज अब हम अपने कोड पे करने वाले हैं, राइट। तो इस कोड के थ्रू हम अपनी डुप्लीकेसी को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने कोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोलर है, इस कंट्रोल पे मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखूंगा।
उस कोड के थ्रू हम यहाँ पे सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कि मेरा वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, ईमेल को हमने अपनी प्राइमरी बना लिया और हमने इस ईमेल को बॉडी से गेट कर लिया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। अब हम क्या करेंगे, इस ईमेल की वैल्यू को अपने डीबी में चेक करेंगे। अगर इस सेम ईमेल मेरी डीबी में एग्जिस्ट करता है तो मैं एक एरर रिटर्न कर दूंगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो गलत है, आप एक यूनिक ऑब्जेक्ट भेजो जिसमें ईमेल डिफरेंट हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा एम्प्लॉय डॉट फाइंड वन कर्ली ब्रेसेस ईमेल ईमेल। अगर ईमेल मिल गया डीबी से, दैट मीन सक्सेसफुली मुझे रिटर्न कॉल बैक मिला, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देन डेटा एरो फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ डेटा अगर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404। ठीक है, दैट मीन बैड रिक्वेस्ट में सेंड करूंगा, सेंड मैसेज एम्प्लॉय डिटेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों, बट अगर वो नहीं है तो मैं आप करूंगा एक मेथड कॉल करूंगा, उस मेथड का नाम रखूंगा क्रिएट न्यू यूजर डेटा, और इसके अंदर मैं वो दो प्रॉपर्टी सेट कर दूंगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और इस मेथड को मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा फंक्शन क्रिएट यूजर डेटा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और इस सेव मेथड को भी कॉपी करूंगा, कट करूंगा, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे, मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने सबसे पहले उस ईमेल को गेट किया है और उस ईमेल को मैंने डीबी पे सेंड किया है और वहां पे चेक किया कि वो डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे वो रिटर्न करेगा कॉल बैक। अगर वो मुझे डेटा मिला तो मैं एक 404 बैड रिक्वेस्ट का एक मैसेज रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो मैं वापस उसे क्रिएट करूंगा। ठीक, और उस क्रिएट के लिए मैंने एक मेथड बनाया और जो मेरा कोड था क्रिएशन वाला उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। मैं सेव कर लेता हूँ, फिर से मैं अपने जाता हूँ इंसोमानिया पे। अब मैं सेम ही ऑब्जेक्ट को फिर से सेंड करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया और आप देखोगे यहाँ पे मुझे एक एरर मिल गया किसका, 404 नॉट फाउंड का। ठीक है, और यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर मैंने क्या किया, इसी जीमेल को यहाँ पे 1 लगा दिया, ठीक है, दैट मीन मैंने चेंज कर दिया जीमेल, फिर से मैं सेंड करूंगा तो अब ये सक्सेसफुली सेव हो गया। अब अगर मैं इसी जीमेल पे फिर से सेव करना चाहूंगा तो फिर से आपको एरर मिल जाएगा। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है सेम डिटेल्स का तो क्यों रजिस्टर करे भाई। ठीक है, उसको मैं क्यों परमिशन दूं कि आप डुप्लीकेट क्रिएट करो, आप उसी डिटेल से ही लॉग इन हो जाओ ना। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि आप डुप्लीकेसी कैसे रिमूव कर सकते हो अपने पोस्ट रिक्वेस्ट में। ठीक है, ये मेरा रहा पोस्ट रिक्वेस्ट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे गेट की रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गेट का मेथड बनाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डॉट फाइंड ऑल। उसके बाद यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे एरो फंक्शन। उसके बाद अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एम्प्लॉयज। इस एम्प्लॉयज के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है फाइंड का। इस फाइंड के थ्रू हम अपने सभी डेटा को गेट करेंगे और जैसे ही हम अपने डेटा को गेट करेंगे तो हम यहाँ पे यूज करेंगे देन, और यहाँ पे यूज करेंगे डेटा, फिर एरो फंक्शन, फिर कर्ली ब्रेसेस। और अगर ये सक्सेसफुली डेटा हमें मिल जाता है तो हम रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। हमने यूज किया रिस्पॉन्स सेंड, क्या सेंड करना है हमें, डेटा। बट अगर हमें नहीं मिलता है रिस्पॉन्स तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कैच। ठीक है, इस कैच में हम क्या करने वाले हैं, एक एरर मैसेज पास कर देंगे। हमने यूज किया एरर एरो फंक्शन और हम यहाँ पे यूज करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और स्टेटस के अंदर हम यूज करेंगे 500। ठीक है, फिर सेंड मेथड और इस सेंड मेथड के अंदर हम मैसेज पास कर देंगे और मैसेज हमारा होगा एरर डॉट मैसेज और हम लिख लेते हैं सम एरर अकर्ड। ये आपका एक मेथड बन गया है। अब इस मेथड को हमें कहाँ पे यूज करना पड़ेगा, अपने राउट्स वाले पेज पे। मैं अपने गया एम्प्लॉय डॉट राउट डॉट जीएस फाइल पे। अब यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ गेट मेथड को। मैं यहाँ पे यूज किया राउटर डॉट गेट, फिर राउट पाथ और यहाँ पे फिर मैंने यूज किया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर कौन सा मेथड रहा मेरा, फाइंड ऑल का। ओह सॉरी। ठीक है दोस्तों, बस इतना करने से आपका जो है गेट का मेथड का राउट पाथ बन गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप जाओगे इंसोमानिया पे यहाँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लगाओगे गेट का मेथड
और यहाँ पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, डीपी पे जितना डेटा होगा वो गेट करके आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए, और यहाँ पे क्या शो कर दिया, वो सभी डेटा जो आपके सर्वर पर था। तो आप इससे समझ गए होंगे कि अगर आपको सर्वर से पूरे डेटा को गेट करके अपने फ्रंट एंड पे शो करना है, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गेट की एपीआई कॉल करनी पड़ती है। ठीक है, और गेट की एपीआई हमने यहाँ पे बनाई है, ऐसे बनती है। ठीक है, और इसका रूट पाथ आप देखोगे सेम है जो पोस्ट का है, इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पे रूट पाथ दिया हुआ है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। आप यहाँ पे लगा सकते हो फिच। इसको सेव करो। ठीक है, अब अगर आप पुरानी एपीआई से इसको गेट करना चाहोगे तो आपको यहाँ पे एरर रिटर्न कर देगा, दैट मीन्स कि आपकी एपीआई सही नहीं है। और ये इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे फिच की एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी है, दैट मीन्स आपने यूआरएल में फिच की वैल्यू ऐड कर दी है। ठीक है, अगर आपको दोबारा अपने पूरे डेटा को गेट करना है इस यूआरएल से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एम्प्लॉयज के बाद यहाँ पे फिच लगाना पड़ेगा। ये ठीक है, ये फेच की प्रॉपर्टी है, सेम वही है जो मैंने यहाँ पे दी हुई है। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे यूज करके इसको क्लिक करोगे तो आपका पूरा डेटा यहाँ पे शो कर देगा। तो आई होप आप ये समझ गए होगे। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे रिवर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी इसको यहाँ से मैं रिवर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से फिर से क्लिक करता हूँ, डेटा आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपकी समझ में आ गया है कि आप कैसे अपनी गेट की एपीआई लिख सकते हो। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको अपनी गेट की एपीआई। मैंने क्या किया है, फाइंड ऑल एक मेथड बनाया है, दो प्रॉपर्टीज ली है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमें क्लाइंट साइड से मिलता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है ये मुझे कहाँ से मिलेगा, क्लाइंट साइड से मिलेगा। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉयज का वो ऑब्जेक्ट यूज किया, उसके अंदर मेरे पास एक फाइंड का मेथड होता है। ये फाइंड क्या करता है, डीबी पे जाता है, डीबी पे जितना भी डेटा होता है वो सभी गेट कर लेता है। और अगर गेट कर लेगा तो आपको सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और अगर आपको डेटा वहां नहीं मिलता है तो वहां पे क्या कर देगा, एक एरर रिटर्न कर देगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना करने पर ही आपको ये पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल गया, राइट। बट यहाँ पे मैं एक चीज और करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखोगे कि जब आप ऑब्जेक्ट गेट कर रहे हो तो आपको जो आईडी मिल रहा है ये हाइफन आईडी मिलता है, और यहाँ पे एक हाइफन हाइफन वी मिलता है। ये मेरे को नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो आईडी का ये जो हाइफन है ये हट जाए, और ये हाइफन वी तो पूरी तरह से ही हट जाए। इसको हटाने के लिए हमें 2 लाइन का कोड करना पड़ेगा, और वो कोड हम करने वाले हैं अपने इस स्कीमा वाले फाइल्स में। उस स्कीमा वाले फाइल में हम अपने 2 लाइन का कोड लिखते ही जो हमारा आईडी है और जो हमारा हाइफन एफ वी है वो रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ स्कीमा डॉट मेथड। ये मेथड का मतलब है कि जो हम मेथड सेंड कर रहे हैं, राइट। तो मेथड गेट पोस्ट पुट डिलीट किसी भी टाइप का मेथड हो सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया टू जेसन, एक प्रॉपर्टी यूज की। उसके बाद यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज कर लिया। इस फंक्शन में मैंने क्या किया, कॉन्स्ट किया, और यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्टिंग कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट को। तो मैंने यहाँ पे यूज किया करली ब्रेसेस और हाइफन हाइफन वी आईडी हाइफन आईडी। उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज कर लिया थ्री डॉट ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया दिस डॉट टू ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि उस ऑब्जेक्ट से हाइफन हाइफन वी को रिमूव कर दूंगा, और हाइफन आईडी को कन्वर्ट कर दूंगा सिर्फ आईडी में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया ऑब्जेक्ट डॉट आईडी इक्वल टू हाइफन आईडी। दैट मीन्स हाइफन आईडी को मैंने स्टोर कर लिया ऑब्जेक्ट आईडी में, और हाइफन हाइफन भी हमारे उस ऑब्जेक्ट से रिमूव हो गया है। ठीक है, और यहाँ से मैंने रिटर्न कर लिया है अपने ऑब्जेक्ट को। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डेटा को गेट करता हूँ डेटाबेस से, और देखता हूँ क्या वो हाइफन एफएन वी और हाइफन आईडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैं अपने गया इंफोमानिया पे, और मैंने वापस से इस सेंड की एपीआई कॉल की, और मैंने यहाँ पे देखा, ओ ये देखिए, दैट्स ग्रेट। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से हाइफन आईडी और हाइफन हाइफन वी रिमूव हो चुका है, और जो हाइफन आईडी था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, आईडी में। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 एपीआई क्रिएट की। एक एपीआई हमने क्रिएट की पोस्ट की, और दूसरी एपीआई हमने क्रिएट की गेट ऑल की, राइट। अब हम एक और एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। वो एपीआई हमारा होगा सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न का। दैट मीन्स कि मैं पर्टिकुलर एक आईडी का डेटा चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होगे मुझे पूरी आईडी का डेटा मिल गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये आईडी है इसके रेस्पेक्टिव मैं अपने डेटा को गेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए अब हम लोग एक इनपॉइंट क्रिएट करते हैं, राइट। तो मैं चला अपने कोड पे, और आप ये देखोगे कि ये कंट्रोलर है। इसी कंट्रोलर में अपनी एपीआई लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट की, दैट मीन पोस्ट की एपीआई है। उसके बाद ये फाइंड ऑल की, दैट मीन्स ये गेट ऑल की एपीआई है। अब मैं यहाँ पे गेट की एपीआई क्रिएट करूंगा, और इस गेट एपीआई से सिर्फ पर्टिकुलर आईडी के रिलेटेड मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे यूज किया एक्सपोर्ट डॉट फाइंड वन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं 2 प्रॉपर्टीज लूंगा अपने मेथड में, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स।
और ये प्रॉपर्टीज हमें कहाँ से मिलता है, क्लाइंट साइड से मिलता है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा कॉन्स्ट आईडी, और मैं आईडी कहाँ से गेट करूंगा, रिक्वेस्ट के पैराम से। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्प्लॉयज डॉट फाइंड बाई आईडी, यहाँ पे मैं वो आईडी पास कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मुझे एक्सप्रेस क्या प्रोवाइड करता है, फाइंड बाई आईडी मेथड प्रोवाइड करता है। इस फाइंड बाई आईडी मेथड में मैं एक आईडी पास करूंगा। तो ये जो फाइंड बाई आईडी होता है, ये डेटाबेस में सर्च करता है कि ये जो आईडी है ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो आपको रिस्पॉन्स में डेटा रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं करता होगा तो वहां पे क्या करना है, आपको वहां पे एक एरर दिखा देना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा देन डेटा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तब के लिए मैं कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ डेटा। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और उस स्टेटस में मैं सेंड कर दूंगा 404, और यहाँ पे मैं सेंड करूंगा मैसेज, और हमारा मैसेज होगा नॉट फाउंड फाउंड एम्प्लॉयज विथ आईडी। बट अगर डेटा मिलता है तो मैं क्या करूंगा, उसको रिटर्न करा लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड डेटा को। ठीक है, और अगर एरर मिलता है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैच एरर, और यहाँ पे पास करूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट सेंड, और यहाँ पे मैं एक मैसेज पास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे गेट का मेथड क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इस पे मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले फाइंड वन का मेथड कॉल किया है। उसके बाद दो पैरामीटर्स लिए हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट के पैराम से आईडी को गेट कर लिया है। और यहाँ पर जो मेरा एम्प्लॉयज का मेथड है जो एक्सप्रेस के थ्रू बना हुआ है, वो हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है फाइंड बाई आईडी। इस फाइंड बाई आईडी में हम आईडी पास करेंगे, और वो हमें रिटर्न करके बता देगा कि हमारा जो है डेटा एग्जिस्ट करता है डीबी में या नहीं। ठीक है, अगर डीबी में एग्जिस्ट करता है तो वो डेटा को सेम टू सेम ऐसे ही रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं करता है तो आपको क्या करना है, 404 नॉट फाउंड का एक एरर मैसेज दिखा देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एक मेथड कंप्लीट हो गया है। बट अब हमें यहाँ पे राउट क्रिएट करना है, तो अब हम चलते हैं अपने राउट्स वाले पेज पे, और यहाँ पे अब राउट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा राउटर डॉट गेट, ये लगाया मैं। अब आप देख रहे होगे कि मैंने वहां पे पैराम से आईडी गेट किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा है कि मुझे जो डेटा मिले वो पैराम्स के अंदर आईडी मिलना चाहिए। मैं बॉडी के अंदर आईडी गेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पैराम्स के अंदर से गेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कॉलन आईडी। ठीक है, ये जो कॉलन आईडी होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी जो आईडी है वो अब पैराम्स में चली गई है। ठीक है, दैट मीन्स कि अब यूआरएल के साथ ही आपकी आईडी सेंड होगी। उसके बाद यहाँ पे मुझे यूज करना है एम्प्लॉय डॉट फाइंड वन। बस इतना करने से ही आपका जो गेट का एंड पॉइंट है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम चलते हैं अपने इंसोमानिया पे, और वहां पे टेस्ट करते हैं इसको। राइट, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस एम्प्लॉयज के थ्रू हमें पूरा डेटा मिल जाता है। अब हम चाहते हैं इस आईडी का पर्टिकुलर डेटा हमें मिले, तो हम क्या करेंगे, इस आईडी को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। हमने यहाँ पे लगाया स्लैश, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। राइट, अब जैसे ही पेस्ट करेंगे और सेंड करेंगे तो सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट शो करेगा, और सभी ऑब्जेक्ट यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है। राइट, दैट मीन्स मैंने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कॉल किया है उस पर्टिकुलर आईडी के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा गेट की एपीआई। इस गेट की एपीआई से हम एक ही ऑब्जेक्ट को गेट किए हैं। इससे पहले हमने दूसरी गेट की एपीआई लिखी थी जिसके थ्रू हम अपने पूरे डेटा को गेट करते थे। आई होप आपको ये भी मेथड समझ में आ गया होगा कि आप कैसे इंडिविजुअल आईडी को गेट कर सकते हो। तो अभी तक हमने कौन कौन से मेथड देख लिए, पोस्ट देख लिए, गेट देख लिए। ठीक है, पोस्ट के थ्रू हमने अपने डेटा को क्रिएट किया था। गेट ऑल के थ्रू हम अपने पूरे डेटा को डेटाबेस से हमने गेट किया है। ठीक है, और गेट के थ्रू हम अपने डेटाबेस से किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को गेट किए हैं उसके आईडी के रेस्पेक्टेड। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड पॉइंट की तरफ, और वो हमारा होगा अपडेट का। दैट मीन्स कि आप सपोज करो कि आपका ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में। राइट, अब आप चाहते हो कि अपना नेम चेंज करना चाहते हो कि फर्स्ट नेम हमारा जो है एबीसी था, अब हम चाहते हैं XYZ हो जाए। राइट, या आप चाहते हैं कि उसका मेल आईडी चेंज हो जाए, मतलब XYZ जो आपका एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसमें से कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हो। ठीक है, आप क्रिएट नया नहीं कर रहे हो, आप उसी एग्जिस्ट यूजर की वैल्यूज को चेंज करना चाहते हो। तो चलिए अब हम अपने कंट्रोलर पर चलते हैं, और यहाँ पे करते हैं वो मेथड लिखते हैं किसके लिए, अपडेट के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एक्सपोर्ट
डॉट अपडेट इक्वल टू, यहाँ पे दो पैरामीटर्स लेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है दोस्तों, फिर एरो फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे इफ कंडीशन। इफ कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि आपकी जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। दैट मीन्स कि हम ये चेक करेंगे कि क्लाइंट साइड से हमें कुछ मिला है या नहीं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे नॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अगर रिक्वेस्ट बॉडी नहीं मिलती है तो हम यहाँ पे एक एरर रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 सेंड। उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज देंगे, मैसेज डेटा टू अपडेट कैन नॉट बी एम्प्टी। तो ये मेरा एक मैसेज होगा, ये तब रिटर्न करेगा सर्वर जब आप सर्वर को कोई डेटा सेंड करते ही नहीं हो। उसके बाद अब हम यहाँ पे पैरम्स के थ्रू उस आईडी को गेट करेंगे जिस पर हमें अपने डेटा को अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। राइट, अब हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि इस आईडी के रेस्पेक्टेड अपने डेटा को अपडेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एम्प्लॉयज डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक मेथड लिखा हुआ है फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। ठीक है, ये मेथड हमें express.js प्रोवाइड करता है। इस मेथड के थ्रू हम अपने आईडी के रेस्पेक्टेड अपने ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे, दैट मीन अपने डेटा को हम अपडेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे आईडी, ये वही आईडी है जो हम पैराम से गेट किए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या सेंड करने वाले, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। हम यहाँ पे पूरे पूरे बॉडी ही सेंड कर देते सर्वर पे। दैट मीन्स कि जो मेरा पुराना ऑब्जेक्ट था जो डीबी में एग्जिस्ट करता था उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ सेम ही ऑब्जेक्ट की नई वैल्यूज के साथ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी सेंड कर देता हूँ, वो प्रॉपर्टी हमारा यूज फाइंड एंड मॉडिफाई का। यहाँ पे फाइंड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, की वैल्यू हम दे देते हैं फॉल्स। ठीक है, अगर वो सक्सेसफुली कॉल बैक करता है तो हम यहाँ लिखेंगे देन, राइट, और यहाँ पे डेटा। अगर वो सक्सेसफुली अपडेट नहीं करता है तो अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि वो सक्सेसफुली अपडेट हुआ है या नहीं। अगर वो सक्सेसफुली अपडेट नहीं हुआ है तो हम यहाँ से एक एरर पास कर देंगे, और अगर वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है तो यहाँ से हम एक मैसेज पास कर देंगे कि एम्प्लॉयज वॉज अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है सक्सेसफुली अपडेट नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ नॉट डेटा, दैट मीन्स ये सक्सेसफुली अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम सेंड करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पे लिख देंगे 404 सेंड। ठीक है, अब यहाँ पे मैसेज पास कर देंगे हम कैन नॉट अपडेट एम्प्लॉयज विथ आईडी, राइट, और यहाँ पे लिख सकते हैं मे बी एम्प्लॉय डिटेल्स वॉज नॉट फाउंड। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एक मैसेज रहा। और यहाँ पे अगर मुझे आईडी पास करनी है तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हटा के यहाँ पे मैं टैक्सिस यूज कर लेता हूँ ये, और इस आईडी के बाद यहाँ पे मैं यूज करता हूँ डॉलर और ये आईडी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एल्स। अगर वो सक्सेसफुली होता है तो यहाँ पे मैं पूरे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूंगा, रिस्पॉन्स सेंड मैसेज, और मैसेज हमारा होगा एम्प्लॉयज वॉज अपडेटेड सक्सेसफुली, वॉज अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर अगर हो सकता है सर्वर में कोई इशू हो तो मैं इस कैच के थ्रू हैंडल कर लेता हूँ एरर, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, और यहाँ पे यूज करता हूँ सेंड मैसेज। मैसेज हमारा होगा एरर अपडेटिंग एम्प्लॉय। ठीक है दोस्तों, ये मेरा मैसेज हो गया। तो बस इतना ही कोड करना होता है, इसके थ्रू आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हो जो डीबी पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये चेक कर रहा हूँ कि आपने फ्रंट एंड से कोई वैल्यू सेंड की है या नहीं। तो अगर वो मुझे बॉडी में रिसीव नहीं होता है तो मैं एक मैसेज रिटर्न करा दूंगा ये कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी है। ठीक है, बट अगर वो बॉडी में रिसीव होता है
तो मैं वहां से सबसे पहले आईडी को गेट करूंगा, उसके बाद मैं एक्सप्रेस का एक मेथड कॉल करूंगा, वो मेथड हमारा फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, और उसमें मैं कुछ प्रॉपर्टी सेंड कर दूंगा जैसे आईडी और रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, ये बॉडी वही है जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं पुराने ऑब्जेक्ट से। तो अगर वो सक्सेसफुली रिप्लेस हो जाता है तो यहाँ पे मैं एक मैसेज पास कर दूंगा कि एम्प्लॉय सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुका है। बट अगर वो सक्सेसफुली अपडेटेड नहीं होता है तो मैं यहाँ पे एक एरर पास कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, बस ये इतना सा कोड है जिसके थ्रू आप अपने अपडेट के एंड पॉइंट लिख सकते हो। राइट, अब हम चलते हैं अपने राउटर पे जहां पे हम राउट क्रिएट करेंगे, उस एंड पॉइंट के थ्रू हम अपने डेटा को अपडेट करेंगे। राइट, तो हम यहाँ पे गए एम्प्लॉयज पे और यहाँ पे हमने एंटर किया, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने मेथड यूज किया पोस्ट गेट गेट। अब हम मेथड यूज करेंगे पुट। मैं आपको बताना चाहूंगा जो पुट मेथड होता है वो अपडेट के लिए यूज किया जाता है। पोस्ट मेथड वो होता है जो नया क्रिएट के लिए यूज किया जाता है, और गेट मेथड के थ्रू हम अपने डेटा को रिट्रीव करते हैं। राइट, तो हमने यहाँ पे यूज किया राउटर डॉट पुट, उसके बाद हम यहाँ पे लगाए कॉलन आईडी। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर से एम्प्लॉयज यूज किया और यहाँ पे हमारा था अपडेट। बस ये हमारी एपीआई बन गई। अब इस एपीआई पे हम अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। हमने इसको सेव कर दिया है। अब अगर मुझे इसको वेरीफाई करना होगा तो हम वापस से चलते हैं इंसोमिनिया पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि जो ये गेट मेथड है इसको चेंज कर लेते हैं पुट मेथड में। ये सेम ही आईडी रखते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि इसका जो फर्स्ट नेम है मैड है, लास्ट नेम है मैरिटेक है। राइट, तो मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको इससे रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है ना इसी के रेस्पेक्टेड अपनी वैल्यू सेंड करनी है। तो मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी वैल्यूज की जरूरत होती है जब आप अपने डेटा को अपडेट करते हो। राइट, अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे बॉडी क्यों सेंड किया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने इस कंट्रोलर के कोड पे यहाँ पे लगा रखा है हाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। दैट मीन्स कि मुझे अपडेट करने के लिए बॉडी की जरूरत है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट नेम चेंज कर रहे हो तो पूरा पूरा बॉडी तो होना चाहिए ना। राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैट टेक के साथ वन लगा दिया, टेक के साथ भी यहाँ पे वन लगा दिया, और यहाँ पे मैट टेक के साथ मैंने यहाँ पे ओम लगा दिया, और मैंने क्या किया इस मैट टेक के साथ यहाँ पे वन लगा दिया। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा जो मेरा एग्जिस्टिंग डेटा होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंड किया, यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा, वो यहाँ पे एक कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, ओ सॉरी, इस कॉमा को यहाँ पे हमने रिमूव किया। अब हम सेंड करते हैं, तो ये देखिए एम्प्लॉयज वॉज अपडेटेड सक्सेसफुली। दैट मीन्स अब मेरा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। राइट, अब अगर मुझे यहाँ पे गेट करना है तो मैं क्या कर लेता हूँ, गेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने गेट कर लिया और जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करूंगा तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे डेटा मिला, और ये जो डेटा था वो अपडेटेड हो चुका है। राइट, अगर मुझे डीबी पे भी चेक करना है तो मैं इसको वापस रिलोड कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि डीबी पे भी मेरा डेटा अपडेट हो चुका है। राइट, मैड वन मेरिटेक होम, और ये जो है हमारा जीमेल आईडी। तो हमने यहाँ पे भी कौन सा एंड पॉइंट क्रिएट किया, हमने एंड पॉइंट क्रिएट किया अपडेट का। दैट मीन्स यहाँ पर आप एग्जिस्ट यूजर को कैसे अपडेट कर सकते हैं उसका एपीआई था। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं डिलीट की एपीआई लिखते हैं। दैट मीन्स कि अब हम चाहते हैं कि मैं किसी यूजर को डिलीट कर दूं, तो उसके लिए अब हम एपीआई लिखेंगे। राइट, तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने कंट्रोलर्स पे। यहाँ पे मैंने वीएस कोड ओपन किया और इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे, ये। राइट, अब हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने डिलीट की एपीआई के लिए। हमने यहाँ पे यूज किया एक्सपोर्ट डॉट डिलीट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एरो फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी टू स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे ट्रिम। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया पैराम्स के थ्रू अपनी आईडी को गेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एम्प्लॉयज डॉट, और एक मेथड होता है हमारे पास फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। तो अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ मेथड फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। राइट, तो अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। राइट, इस फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट से मैं किसी पर्टिकुलर आईडी के रेस्पेक्टेड उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूंगा, कहाँ से, अपने डेटाबेस से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। अब इस मेथड के अंदर मुझे क्या पास करना है, आईडी पास करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देन मेथड कॉल करूंगा। देन मेथड में मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ डेटा का एरो फंक्शन। ठीक है, अगर वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो मैं एक मैसेज पास कर दूंगा, और अगर सक्सेसफुली डिलीट नहीं होता है मेरा डेटा तो फिर मैं एक एरर पास कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या वो सक्सेसफुली डिलीट हुआ या नहीं।
तो अगर नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे एक एरर मैसेज पास करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस कोड होगा मेरा 404। उसके बाद सेंड का मेथड, और इस सेंड मेथड में मैं मैसेज पास कर दूंगा, कैन नॉट डिलीट एम्प्लॉय विद दिस आईडी, कैन नॉट डिलीट एम्प्लॉय विथ आईडी $ID। बट अगर वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैसेज पास कर दूंगा सक्सेसफुली का, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और उस मैसेज में मैं पास करता हूँ टेक्स्ट, एम्प्लॉय एम्प्लॉय वॉज डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों। बट अगर किसी वजह से सर्वर नहीं चलता है तो मैं यहाँ पे क्या लगाने वाला हूँ, कैच, और यहाँ पे मैं ले लूंगा एरर कॉल बैक, और यहाँ पे मैं मैसेज पास कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 एंड सेंड। मैसेज मेरा क्या होगा, could not delete employees with ID। और ये आईडी को मैं गेट कर लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ में लगाता हूँ प्रैक्टिस और इक्वल पे डॉलर, और यहाँ पे आईडी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा होगा डिलीट का मेथड। अब इसको एक्सेस करना होगा तो मैं यहाँ पे राउट्स में, यहाँ पे मैं पाथ अपनी क्रिएट करूंगा डिलीट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ राउटर डॉट डिलीट। के डिलीट का मेथड मैंने कॉल किया तो डिलीट यहाँ लिखूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स और हाइफन कॉलन आईडी, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहा हूँ तो वहां पे मुझे आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने आईडी लिख लिया है। फिर इसके बाद मैंने लगाया कॉलम एम्प्लॉयज डॉट, और यहाँ पे मैंने डिलीट का वो मैथड कॉल कर लिया है। ठीक है दोस्तों, बस इतना करने से मेरा जो है डिलीट की एपीआई क्रिएट हो चुकी है। अब इस डिलीट की एपीआई से, दैट मीन इस एंड पॉइंट से मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकता हूँ। तो अगर इसको मुझे टेस्ट करना है तो हम चलते हैं अपने इंफोमानिया पे, यहाँ पे गए और आप यहाँ पे देखोगे कि ये आईडी है, तो मैं चाहता हूँ कि इस आईडी के रेस्पेक्टेड अपने डेटा को डिलीट करना। तो मैंने यूज किया यहाँ पे डिलीट मेथड, और ये डिलीट कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ देखो क्या रहा है कि एम्प्लॉय वॉज डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और सेम ही अगर मैं इस डेटा बेस में जाता हूँ और मैं इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इंसोमानिया पे अपने एक रॉन्ग आईडी सेंड कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं एक और ये ऐड कर देता हूँ। अब इसको मैं हिट करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको एक 404 कैरेक्टर मिला है, और ये मैसेज वही है, कैन नॉट डिलीट एम्प्लॉय विथ आईडी, जो मैंने एरर में पास किया हुआ है। ये देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपको कंट्रोलर में दिखाता हूँ, यहाँ ये देखो, कैन नॉट डिलीट एम्प्लॉय विद आईडी। मैंने यहाँ पे क्या कोड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे कंडीशन ये लगाया है कि अगर आपका डेटा वहां सक्सेसफुली डिलीट हो गया है तो आपको यहाँ पे मैसेज सेंड कर दे कि सक्सेसफुली डिलीटेड। अगर सक्सेसफुली डिलीटेड नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि एक डेटा में आपको कोई वैल्यू नहीं मिली है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 404 का जो है नॉट फाउंड का एरर रिटर्न करो। यही सेम चीज मैंने यहाँ पे किया हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल एपीआई लिख ली हैं। पहला पोस्ट का, फिर सिंगल गेट, फिर ऑल गेट, फिर अपडेट का, और फिर उसका डिलीट का। राइट दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने लास्ट एपीआई की तरफ, वो हमारा है डिलीट ऑल का। दैट मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि पूरी पूरी डीबी ही मैं क्लियर कर दूं, वन बाय वन पिक करके मैं नहीं डिलीट करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अपने पूरे डेटा को डिलीट कर दूं डेटाबेस से। तो उसके लिए हम एक मेथड क्रिएट करेंगे और एक राउट क्रिएट करेंगे, राइट। तो मैं अपने गया वीएस कोड पे, और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं डिलीट ऑल के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट डॉट डिलीट ऑल। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज ले ली, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एरो फंक्शन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इम्प्लॉयज लिखा, इम्प्लॉयज के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी गेट करता हूँ, वो प्रॉपर्टी हमारा है डिलीट मैनी। ठीक है, ये डिलीट मैनी, ये जो डिलीट मैनी है ये हमारा एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है। मतलब आप जितने भी मेथड ऊपर देख रहे हो, चाहे डिलीट मैनी हो, चाहे अपडेट से रिलेटेड हो, चाहे डिलीट के रिलेटेड हो, चाहे गेट के रिलेटेड हो, ये सभी मुझे एक्सप्रेस डॉट जेएससी प्रोवाइड करता है, राइट दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, इस डिलीट मेथड के अंदर मैं एक एम्पटी ऑब्जेक्ट असाइन कर दूंगा। दैट मीन्स एम्पटी ऑब्जेक्ट में पास कर रहा हूँ, कहाँ पे,
सर्वर पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उस पूरे ऑब्जेक्ट को इससे रिप्लेस कर देगा, तो वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा वहां पे, राइट। तो अगर क्लियर हो जाता है तो मैं एक सक्सेसफुली रिस्पॉन्स दिखा दूंगा, अगर वो क्लियर नहीं होता है तो मैं एक मैसेज दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ देन, उस देन के अंदर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डेटा एरो फंक्शन। तो मैं यहाँ पास करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और सेंड के अंदर मैं मैसेज पास कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज पास कर देता हूँ ऑल एम्प्लॉयज डेटा वर डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये हो गया सक्सेसफुली डिलीट का एरर, यहाँ पे डॉट नहीं लगा, डॉट लगाते हैं तो एरर रिटर्न कर देगा, ठीक है। बट अगर सर्वर से कोई इश्यू होता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैच लगाऊंगा, ठीक है, एरर एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं एक रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, ठीक है, फिर सेंड, और सेंड के अंदर मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ एरर, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा मेरा डिलीट का मेथड। अब इसका मुझे राउट लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे उसका एंड पॉइंट क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पे गया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा राउटर डॉट डिलीट, डिलीट मेथड के अंदर मैं यहाँ पे यूज करूंगा सिंगल कोट, और ये फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे यूज कर लूंगा एम्प्लॉयज डॉट डिलीट ऑल। तो ये मेरा एक इंड पॉइंट क्रिएट हो गया। अब इस इंड पॉइंट के थ्रू मैं अपने सभी डेटा को डिलीट कर सकता हूँ डेटाबेस से। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे, मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पर आपको 4 ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम डिलीट करते हैं इंसोमानिया से। मैं यहाँ पे गया, और यहाँ से मैं इस आईडी को हटा दी, क्योंकि मैंने अपने कोड में ये लिखा हुआ है कि जो मेरा एंड पॉइंट होगा वो सिर्फ एम्प्लॉय तक होगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश, दैट मीन सिर्फ एम्प्लॉय तक ही मेरा एंड पॉइंट है, राइट। उसके लिए कोई भी आईडी वाईडी नहीं लगी है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करूंगा डिलीट मेथड, तो यहाँ पे मैंने डिलीट है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा सभी डेटा डेटाबेस से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, और आप यहाँ पे देखो क्या मैसेज आ रहा है, ऑल एम्प्लॉयज डेटा वर डिलीटेड सक्सेसफुली। दैट मीन सेम वही मैसेज है जो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर में पास किया हुआ है, ये देखिए, राइट। और अगर मैं अपने डीबी पे जाऊं और इसको मैं रिफ्रेश करूं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी डेटा अब अवेलेबल नहीं है, राइट दोस्तों। तो आपको यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ ये डिलीट ऑल मेथड कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी मुझे क्लाइंट साइड से मिल रही है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सप्रेस का मेरे पास एक मेथड होता है डिलीट मैनी का, उस डिलीट मैनी के थ्रू मैंने क्या किया है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया है, राइट। और वो कैसे डिलीट हुआ है, इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के थ्रू, दैट मीन्स कि मैं उस ऑब्जेक्ट को इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया। और जब रिप्लेस हो जाएगा तो मैंने क्या किया है, एक मैसेज पास कर दिया है कि सक्सेसफुली डिलीटेड हो चुका है, राइट दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हमने मल्टीपल इन पॉइंट क्रिएट की, जैसे कि पोस्ट की, पुट की, डिलीट की, अपडेट की, ऑल डिलीट की, गेट ऑल की। ऐसे मल्टीपल हमने इन पॉइंट क्रिएट किए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इसके थ्रू हम अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, नया क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर डेटा को गेट कर सकते हैं, या सभी डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं अपने डेटाबेस से, ठीक है। उससे पहले हमने देखा कि हम अपने कैसे डेटाबेस की कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, हम कैसे कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, हम कैसे डेटाबेस बना रहे हैं। ये सब चीज आज की इस वीडियो में हमने अच्छे से देखा। तो आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करके अपने खुद की एपीआईज बना सकते हो, और उस एपीआईज को आप अपने फ्रंट एंड पे भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरा एक प्रोजेक्ट है करंट ऑपरेशन का, जो मेरे प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट पे है। आप उस प्लेलिस्ट पे चेकआउट होगा, उस वीडियो को देखिएगा। मैंने क्या किया है, सेम ऐसा ही सर्वर बनाया है, और उसी सर्वर पे मैंने अपने करंट ऑपरेशन अप्लाई किया है, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे हम फ्रंट एंड टू क्लाइंट कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द एपीआई, ठीक है दोस्तों। तो आप उसका रेफरेंस लेके और इस नोड जेएस का रेफरेंस लेके आप अपना एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बट अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।